हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो बच्चों, प्रीवियसली हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो एंड किया। ठीक है, हम लोगों ने वर्कबुक क्वेश्चंस वगैरह जो है उसके अप्रॉक्स 19 क्वेश्चन थे, वो 19 क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। एक कोई क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें आंसर्स का कुछ इशू हो रहा है किसी को, तो वो जो भी प्रॉब्लम है आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे साथ बात कर सकते हो। ठीक है, उस पर हम लोग बिल्कुल डिस्कशन करेंगे। नाउ एक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये तो बिल्कुल सही बात है। अब लेकिन इसके अलावा जो हम लोग फ्री क्रैश कोर्स दे रहे हैं, इसके अलावा आपके तरफ से क्या होना चाहिए? आपको पहली बात ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपके लिए ये फ्री क्रैश कोर्स है, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि जब आप किसी भी एक फैकल्टी का लेक्चर देखते हो, चाहे आप मेरा देखो, चाहे आप त्यागी सर का देखो, दीपराज सर का देखो, आप अमित जरोला सर का देखो, आप ऋचा मैम का देखो, या किसी भी का आप लेक्चर देखो यूट्यूब पे, आप अपने लाइफ का एक एन नंबर ऑफ आवर जो है, ठीक है, अपने पूरे दिन का एन नंबर ऑफ आवर जो है वो वहां डेडिकेट कर रहे हो। एंड इस सिचुएशन में जब आपका एग्जाम जो है बहुत नजदीक है, टाइम इज मनी, तो आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अपने टाइम को इफेक्टिवली इन्वेस्ट करना बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखना है कि कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट होने नहीं देना है। जो भी नेगेटिव लोग हैं, जो आपको नेगेटिविटी आपके अंदर डालते हैं, आपको डिमोरलाइज करते हैं, आपको ऐसी चीजें जो आपको आपके गोल से अलग करती है, आपको उन चीजों को अभी दूर कर देना है खुद से। ठीक है, बिल्कुल भी डिमोटिवेशन या ऐसा कोई भी डाइवर्जेंस अपनी लाइफ में क्रिएट नहीं करना है फिलहाल के टाइम पे, जो आपको आपके गोल से अलग कर दे। क्योंकि ये जो मौका है ना, ये जो 120 दिन अगर आपके हाथ से निकल गए, और ये जो गेट एग्जामिनेशन है अगर आपके हाथ से निकल गया, तो अगला जो गेट एग्जामिनेशन है उसको आने में फिर बहुत समय लगेगा, और इतना लंबा समय फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा, और फिर वही साइकिल जो है वो चालू हो जाएगा। तो इस पीरियड को आपको समझना है, इस टाइम का जो सही इस्तेमाल है वो आपको करना है। और जब भी आपको लगे कि मतलब कुछ डिफिकल्ट होने वाला है, कुछ बहुत गड़बड़ होने वाला है, लाइफ ना सही नहीं जा रही है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, अगर ऐसा लग रहा है तो ये गलत सोच रहे हो। आप बिल्कुल कर सकते हो, और आपको करना है, और आपको करना पड़ेगा। आपको बस ये करना है कि जब भी आपको लगे ना, तो बस एक बार आंख बंद करो और अपने आप को बोलो, नहीं मुझे करना ही है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे गिव अप करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए मैं गिव अप नहीं करूंगा। और मैं इस बार जो गेट का एग्जाम है या जो भी मैं एग्जाम दूंगा उसमें मैं एक अच्छा स्कोर करूंगा, और इस साल मैं अपने लिए कुछ अच्छा करूंगा, इस साल मैं अपनी सिचुएशन चेंज कर दूंगा। ये अपने आप को हमेशा बोलना है। ठीक है, तो अगर आप लोग इस चीज से एग्री करते हो, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों में वो बात है, अगर आपको लगता है कि आप ना इस बार एकदम मतलब कर डालोगे एग्जाम का, तो बस ये याद रखना है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना है। और मैं देखना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में पूरा आप लोगों का जो रिस्पांस है, आप लोग कैसा फील करते हैं, क्या आपको लगता है कि आप में वो बात है, क्या आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो, क्या आपको लगता है कि ये जो गेट का एग्जामिनेशन है वो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि यू आर द बेस्ट, अपने बारे में लिखो, आई एम द बेस्ट एंड आई विल डू इट। ये लिखो कमेंट बॉक्स में। खुद को यकीन होना जरूरी है, कोई आप पे पहले यकीन करे, इससे पहले ये जरूरी है कि आपको खुद पे यकीन हो। अगर आपको खुद पे यकीन है, अगर आप खुद पे भरोसा करते हो, अपने अपने सपनों पे, अपने अपने जुनून पे, अपनी ताकत पे आप विश्वास रखते हो, तो आप कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। समझ आ रही है बात? इस चीज का ख्याल रखना, पहले खुद को विश्वास दिलाओ कि तुमसे होगा और तुमसे ही होगा। ये पहले खुद को विश्वास दिलाओ, उसके बाद अपने आप सारी चीजें तुम्हारे अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन या कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस स्ट्रेन जिसको हम बोलते हैं, चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है? बेसिकली आप लोग एक जनरल लोडिंग प्रॉब्लम की बात करेंगे, जिसमें डिफरेंट डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस आ रहे होंगे। नॉर्मल स्ट्रेसेस जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्ट्रेस हो सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है? जब आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लोड लगा रहे हो, जैसे कि मैं इस पेन को इस तरफ से टेंसाइल लोड लगा रहा हूं, और इसी टेंसाइल लोड के कारण ही जो क्रॉस सेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, सो दिस इज अ डायरेक्ट स्ट्रेस। जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही स्ट्रेस आ रहा है, डायरेक्ट स्ट्रेस। इनडायरेक्ट स्ट्रेस, जैसे कि आप इसको बेंड कर रहे हो, सो यू आर अप्लाइंग बेंडिंग मोमेंट, आप उसको इस तरह से मोमेंट उसमें अप्लाई कर रहे हो उसके एंड पे, सो दैट अ बार विल बेंड। नाउ इसके क्रॉस सेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस आ जाते हैं बेंड करने के दौरान, इस तरह से जब आप किसी बार को बेंड करते हो इस तरह से,
इस तरह से बेंड करते हो, है ना, बाय अप्लाइंग द बेंडिंग मोमेंट्स लाइक दिस। तो आप देखोगे जो ऊपर वाला फाइबर है इसका, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, इसमें स्ट्रेचिंग हो गई तो इसमें टेंशन आ गया और इसमें कंप्रेशन आ गया, तो आपने अप्लाई की बेंडिंग मोमेंट, बट आपको यहाँ पर क्रॉस सेक्शन पे नॉर्मल स्ट्रेसेस दिख रहे हैं बेसिकली। सो लोडिंग इज समथिंग एल्स एंड द स्ट्रेस इज समथिंग एल्स। हमने बेंडिंग किया, हम लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो स्ट्रेस आया है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में टेंसाइल लोड लगने के कारण नहीं आया है, ना इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंप्रेसिव लोड लगने के कारण है। आप बेंड कर रहे थे और उस डायरेक्शन में उसके उस बेंडिंग के कारण टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस सेटअप हुए। सो along the direction of stresses there is no tensile load। आप एक्सटर्नली कोई टेंसाइल लोड नहीं लगाया, आपने बॉडी को बेंड किया है। आप यहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेस है तो कंप्रेस नहीं किया हो, आपने बॉडी को बेंड किया, इसलिए आया। सो दिस इज इनडायरेक्ट स्ट्रेस, दिस इज इनडायरेक्ट स्ट्रेस, यानी कि उस डायरेक्शन में वो पर्टिकुलर लोड नहीं है। आपको टेंसाइल स्ट्रेस तो दिख रहा है लेकिन कोई टेंसाइल लोड नहीं है एक्सटर्नली, यहां पर बेंडिंग मोमेंट्स है। सो ये जो स्ट्रेस है दैट इज इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस होते हैं और इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है, लोड लगाया है, उसी करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन में अगर स्ट्रेसेस हो तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस, अगर उस करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन में स्ट्रेसेस ना हो तो उसको बोलेंगे हम लोग इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस। हमने कुछ इफेक्ट दिया लाइक बेंडिंग की, ट्विस्टिंग कर, उसके अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पर स्ट्रेसेस जो है वो पैदा हुए, ठीक है, दे आर इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस। सो हम देखते हैं कि बॉडी में डिफरेंट स्ट्रेसेस इन जनरल रहते हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस रहते हैं। ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रीजन से हो सकते हैं। आई बात समझ में नाउ? तो दैट इज वाई हम लोग देखते हैं कि एक जो नॉर्मल, जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, दैट इज सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन जैसे कि एकदम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही डिफॉर्मेशन हो रहा था, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लोड लग रहा था, यूनिएक्सियल लोडिंग जनरली हम लोगों ने देखी। नाउ इन एक्चुअल प्रैक्टिस द लोडिंग इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। डिफरेंट डायरेक्शन में जो है लोड्स लग रहे होते हैं, उस लोड के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज वाई डिफरेंट डायरेक्शन में स्ट्रेसेस भी आ रहे होते हैं। सो इन जनरल इफ वी टॉक अबाउट द 3 डायमेंशनल स्पेस, तो एक 3 डायमेंशनल स्पेस में आप देख पाओगे कि सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में जो है स्ट्रेसेस आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो एक जनरल लोडिंग में बोलूं इस तरह से, सो हर पॉसिबल डायरेक्शन में आपको स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। तो एक मैंने एलिमेंट लिया इस तरह से, तो जो पॉसिबल डायरेक्शन है उसमें नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस आपको देखने को मिलेंगे, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कंडीशन। तो जो एक जनरल लोडिंग प्रॉब्लम है उसकी जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस होती है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस बोलते हैं, बिकॉज इट इज नॉट सिंपल। Which is not simple is complex. It is complicated. Okay, so it is a bit complicated situation as compared to simple stress strain. Simple stress strain हम बोलते हैं भाई कि एक ही डायरेक्शन में लोड लग रहा है चुपचाप और उसी डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन हो रहा है, दैट्स इट। ठीक है, यूनिएक्सियल लोडिंग कंडीशन की हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में बात करी है। नाउ यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शंस में स्ट्रेसेस आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ये इसका एनालिसिस जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा जटिल है। ठीक है, सो दैट इज वाई कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस को कहा जा रहा है। ठीक है, एज सच कोई इसके पीछे कोई वैसा कुछ कॉम्प्लेक्स नाम रखने के पीछे कुछ अलग सा रीजन नहीं, इट इज जस्ट अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। एक सिंपल सिचुएशन नहीं है, एक जनरल सिचुएशन है। एक जनरल सिचुएशन हम जब आप देखते हो तो उसमें डिफरेंट लोड्स आ रहे होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में स्ट्रेसेस आ रहे होते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट ड्रॉ कर लिया, तो उसमें कितने डायरेक्शन से ध्यान देना। ठीक है, जल्दी से इसको समझना है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। तो बेसिकली मैंने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यहां पर सिस्टम फॉलो किया है। ठीक है, अब देखना, ये हो गया एक्स, ये हुआ वाई, ये हुआ जेड। ठीक है, अब ध्यान देना, एक्स एक्सिस जिस फेस के परपेंडिकुलर है, देखो इसमें जो क्यूब दिख रहा है, एलिमेंटल जो क्यूब है, ठीक है, इसमें 6 फेसेस है टोटल। ठीक है, 6 फेसेस है, टॉप बॉटम, राइट लेफ्ट, फ्रंट एंड बैक। ठीक है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं टोटल मिलाकर के 6 फेसेस हैं। और कितने एक्सिस है बेसिकली, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, टोटल 3 एक्सिस। अब आप देखेंगे हर एक एक्सिस 2 फेसेस से गुजर रहा है, जैसे कि ये एक्सिस ये वाले और ये वाले फेस से गुजर रहा है, लेफ्ट और राइट वाले से। वाई एक्सिस की बात करेंगे तो ऊपर और नीचे वाले को ऐसे छेदते हुए, यानी कि इंटरसेक्ट करते हुए गुजर रहा है। जेड एक्सिस उसी तरह से फ्रंट एंड बैक वाले जो फेसेस हैं उसको छेदते हुए, इंटरसेक्ट करते हुए गुजर रहा है। सो आई कैन से दैट एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दीज 2 फेसेस, ये वाले। वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दीज 2 फेसेस, अप एंड डाउन। फ्रंट एंड बैक के परपेंडिकुलर है जेड फेस, ऐसा। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक थोड़ा सा डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन का स्टाइल फॉलो करने वाला हूं, तो उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं आपको। वो ये
जिस फेस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस दिख रहा है आपको, उस फेस को मैं अब उस एक्सिस के नाम से जानूंगा। जैसे कि ये फेस जो है, ये वाला जो फेस है, इसके परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है बेटा? एक्स एक्सिस है। तो इस फेस को और ये जो यानी कि लेफ्ट और राइट फेसेस को मैं क्या बोलूंगा? एक्स फेस बोलूंगा। अप एंड डाउन वाला जो फेस है वो वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन है, परपेंडिकुलर है, तो ये कौन सा फेस कहा जाएगा? अब ये कहा जाएगा वाई फेस। नीचे वाला भी क्या है? वाई फेस है। नीचे इसे जो नीचे वाला जो इसका बेस होगा वो भी वाई फेस। सेम वैसी जो सामने वाला है, ये जेड एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, जेड एक्सिस इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसा भी बोलो, इसको बोलूंगा मैं जेड फेस। तो टोटल कितने हो गए? 2 एक्स फेस हैं आपके पास, लेफ्ट राइट, ऐसे लिख दे रहा हूं, एल आर लेफ्ट राइट। 2 वाई फेस हैं आपके पास, दैट इज अप एंड डाउन, यू एंड डी इसमें, है ना। और आपके पास 2 जेड फेस हैं आपके पास, 2 जेड फेस है आपके पास, ठीक है, जेड फेस। जेड फेस आपके पास है फ्रंट एंड बैक, एफ एंड बी, ठीक है। तो इतने इस तरह से टोटल 6 फेसेस हो गए, है ना। अब ध्यान देना, ठीक है, अब ध्यान देना। मैंने क्या किया, जस्ट इस तरह से अगेन एक 3D एलिमेंट में इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं, है ना। अब देखो एक्स डायरेक्शन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ये, तो ध्यान से देखना। एक्स डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस आ सकता है, वाई डायरेक्शन में एक नॉर्मल स्ट्रेस आ सकता है, इट में बी टेंसाइल, इट में बी कॉम्प्रेसिव। बट मैंने हमेशा बात की कि स्टार्टिंग में हम लोग जब भी कोई चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी कोई इक्वेशन जनरली लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव चीजों के लिए। जैसे कि मैं टेंसाइल को पॉजिटिव मानूंगा तो उसके लिए लिखूंगा, तो जब नेगेटिव वाली कंडीशन आएगी तो मुझे जस्ट साइन को चेंज करना रहेगा, ठीक है। हालांकि आप उल्टा भी कर सकते हो, बट इन जनरल ये हम लोग यही प्रैक्टिस करते हैं स्टार्टिंग से, स्कूल लेवल से, तो वैसा ही करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास जेड डायरेक्शन, दिस इज योर जेड डायरेक्शन, करेक्ट है। नाउ स्ट्रेस को यानी कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसके लिए मैंने आपको पहले से प्रिपेयर कर दिया है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस को मैं यहां पर इन जनरल टाउ से लिखूंगा, ठीक है, इन जनरल टाउ से लिखूंगा, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करता हूं मैं टाउ आई जे से, ऐसा। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस का जो सिस्टम है, तो स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है टाउ आई जे, ठीक है, टाउ आई जे। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है? टाउ आई जे एक पर्टिकुलर टाइप के स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। इट मे बी अ नॉर्मल स्ट्रेस, इट मे बी अ शियर स्ट्रेस। नाउ इसमें जो आई है, जो इसका सबस्क्रिप्ट है, इसमें जो पहला जो अल्फाबेट दिख रहा है स्मॉल आई, ठीक है, ये बताता है आपको फेस के आप कौन से फेस में लगने वाले स्ट्रेस की बात करें। देखो मैंने फेसेस के बारे में आपको पहले ही आइडिया दे दिया है, इतने फेसेस होते हैं, तो आप कौन से फेस की बात कर रहे हो? एक्स फेसेस की बात कर रहे हो, वाई फेसेस या जेड फेसेस की बात कर रहे हो? दूसरा जो आपका अल्फाबेट है ये वाला, ये आपको आइडिया देता है किसके बारे में? डायरेक्शन। डायरेक्शन तो 3 ही अपने पास, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन या फिर जेड डायरेक्शन। तो जो फेस है, फेस यानी कि ओरिएंटेशन है, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस, एंड बेसिकली ये जो 3 ओरिएंटेशन है, दे आर आल्सो अ काइंड ऑफ डायरेक्शन। तो जो स्ट्रेस है वो बेसिकली 2 डायरेक्शंस पे डिपेंड करता है। एक तो हो गया किसी भी एक्सिस से इंक्लिनेशन एक्सेट्रा, ठीक है, और दूसरा प्लेन का लोकेशन। तो प्लेन का डायरेक्शन कौन सा है, कौन से प्लेन में आप बात कर रहे हो, है ना। आप लोग जैसे कि यहाँ 3 प्लेन की बात करेंगे इन जनरल में, बॉडी लूं को इस तरह से, तो आप क्रॉस सेक्शन प्लेन में देखोगे तो अलग स्ट्रेस आएगा, किसी ऑब्लिक प्लेन पे देखोगे तो अलग स्ट्रेस आएगा। आ रही बात समझ में? सो जो स्ट्रेस है वो 2 डायरेक्शंस पे डिपेंड कर जाता है, ठीक है। सो स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन 2 डायरेक्शन, दैट इज वाई इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि मोर देन 1 डायरेक्शंस पे हम लोग डिपेंड करती है। अगर एक ही डायरेक्शन पे डिपेंड करे तो सिंपली वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। कई जगह आपको ऐसा भी पढ़ने को मिलेगा कि टेंसर्स आर स्पेशल फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, ऐसा। लेकिन ये एक मत है, इसमें बहुत लोग एग्री करते हैं, बहुत लोग एग्री नहीं भी करते हैं, ठीक है। मैं इस चीज को फॉलो नहीं करता, लेकिन आपको जस्ट बता दिया। तो टेंसर जो है ऐसी क्वांटिटीज है जो कि मोर देन 1 डायरेक्शन पे डिपेंड करिए। अगर सिर्फ 1 डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा तो बोलूंगा मैं उसको वेक्टर, ठीक है। तो जितने डायरेक्शंस पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ टेंसर क्वांटिटी। जैसे कि अगर ये 2 डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा तो उसको बोलूंगा सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। अगर ये 3 डायरेक्शंस पे डिपेंड करेगा तो थर्ड, 4 पे करेगा तो 4th ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी बोलूंगा।
इस तरह से अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो सुन पाओगे, समझ पाओगे। मैं पूछूं कि स्केलर कौन से ऑर्डर की टेंसर क्वांटिटी है, तो भाई स्केलर तो किसी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। सो जीरो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। आंसर नो। मैंने क्या बोला है, हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए नो का मतलब कहते हैं जीरो। ठीक है, सो नो का मतलब जीरो हमारे लिए, तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, सो आंसर नो है हमारा, नहीं डिपेंड करती है। सो दैट इज वाई क्या बोलूंगा, इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या होता है, कितने डायरेक्शंस पे डिपेंड करता है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जीरो पे, यानी कि कितना, कैसा ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है, जीरो ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। कौन, स्केलर। वेक्टर कितने पे डिपेंड किया बोला मैं, एक पे, वेक्टर एक पे डिपेंड किया, तो इसको बोलूंगा मैं फर्स्ट ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। सो वेक्टर्स आर फर्स्ट ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। जैसे कि फोर्स है, फोर्स एक फर्स्ट ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड जो है वो आपकी स्केलर है, तो वो क्या आपकी, वो आपकी जीरो ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर है, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, तो स्ट्रेस जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, ये सब क्या है, आपकी टेंसर क्वांटिटीज है। ठीक है, अब देखना, चलो वो सब तो एक डिटेल डिस्कशन है, दैट इज पार्ट ऑफ फुल कोर्स, बट मैंने आपको याद रखा दिया कि हाँ भाई, स्ट्रेस जो है सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी, स्ट्रेन जो है वो भी एक सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है। और जो आपकी मॉडुलसेस हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिक मॉडुलसेस जो होते हैं, ठीक है, दे आर दी फोर्थ ऑर्डर टेंसर क्वांटिटीज। ठीक है, दे आर फोर्थ ऑर्डर टेंसर क्वांटिटीज। चलिए, सो आपके पास स्ट्रेस जो है यहां से समझ आ रहा है कि दो डायरेक्शंस पे, एक तो फेस के डायरेक्शन पे, ठीक है, और दूसरा ये जो डायरेक्शन दैट इज एक्सेस एक्सेट्रा पे डिपेंड कर रहा है, तो दो डायरेक्शंस यहां पर पिक्चर में आ गए। सो इट इज अ सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। क्लियर बात है, ओके। तो एक्स जैसे मैं यहां लिखता हूं, पहला है आपका फेस, दूसरा डायरेक्शन। तो जैसे फॉर एग्जांपल ही मैं सिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना, वीडियो को चाहो तो स्लो कर लो। टाउ एक्स वाई लिखा मैं, टाउ एक्स वाई, तो देखो क्या बोला, पहला अल्फाबेट जो है वो फेस बताता है, पहला अल्फाबेट फेस बताता है, सो दिस इज एक्स फेस, एक्स फेस। डायरेक्शन बताता है सेकंड अल्फाबेट, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वाई डायरेक्शन। चलिए यार देखते हैं रिप्रेजेंट करके, एक्स फेस, ये रहा एक्स फेस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस, जैसे उसी का रेप्लिकेटिव बनाया मैंने, तो ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये एक्स फेस हो गया, तो एक्स फेस में, एक्स फेस में यानी कि अलग फेस में, और वाई डायरेक्शन यानी कि ये डायरेक्शन, तो ये स्ट्रेस ऐसा एक्ट करेगा। आया बात समझ में। जैसे मैं लिखता हूं अब सेकंड, एक्स एक्स लिखा, टाउ एक्स एक्स लिखा, तो टाउ एक्स एक्स में पहला अल्फाबेट एक्स, यानी कि एक्स फेस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एक्स फेस की बात हो रही है। डायरेक्शन भी कौन सा, एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन तो ये है ना भाई, तो एक्स फेस में एक्स डायरेक्शन में, एक्स फेस में एक्स डायरेक्शन, ये हो जाएगा, ये एक्स फेस में है ये स्ट्रेस, लेकिन एक्स डायरेक्शन में है, तो ये जाएगा टाउ एक्स एक्स। तो ये देखो, अब जैसे मैं, आप देख रहे हो दो डिफरेंट अल्फाबेट आए, दो डिफरेंट अल्फाबेट आए, तो क्या देखो आपने क्रैक किया, क्रैक करो भाई, इसको कोड को क्रैक करो, दिस टाउ एक्स वाई। अगर मैं लिखूंगा ऐसा टाउ वाई एक्स लिख दूं, तो अगर मैं बोलूं टाउ वाई एक्स, तो टाउ वाई मींस वाई फेस एक्स डायरेक्शन, वाई फेस ये रहा, एक्स डायरेक्शन ये रहा, ये लो, ये ऐसा नीचे एक्स डायरेक्शन वाला भी हो सकता था। ठीक है, वो वाला भी हो सकता था, लेकिन हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है उसको फॉलो करना है। ठीक है, उसको फॉलो करना है। क्लियर बात है। जैसे कि अब यहां पर आप देख रहे हो ऊपर लग रहा है, तो इधर क्या लग रहा होगा भाई, इस वाले वाई एक्स फेस पे नीचे लग रहा होगा, इस तरह से नीचे लग रहा होगा। ठीक है, और ये वाले फेस पे इस तरफ लग रहा है, तो नीचे वाले वाई फेस पे क्या लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा। आप देख लो, ये दोनों मिलकर के ऐसा क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर के एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस इज अ कांसेप्ट यहां पर प्रिवील करना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। ठीक है, अरे बात समझ। सो जब दो डिफरेंट अल्फाबेट्स दिख रहे हैं आपको, बस एक ट्रिक बता रहा हूं, दो डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं तो डेफिनेटली वो टेंजेंशियल यानी कि शियर स्ट्रेस है। और जब दो सेम अल्फाबेट है, टाउ एक्स एक्स, टाउ वाई वाई, टाउ जेड जेड, तो निकाल करके देख लो क्या मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। वो टाउ वाई वाई मतलब क्या हो जाएगा, वाई फेस वाई डायरेक्शन में, टाउ जेड जेड क्या मतलब क्या हो जाएगा, जेड फेस पे जेड डायरेक्शन में। ठीक है, सो ये जो आपके पास है इसमें आपको मिल गया टाउ एक्स एक्स, टाउ वाई वाई, टाउ जेड जेड, ये क्या है सारे, ये सारे क्या है आपके पास, ये है आपके पास नॉर्मल स्ट्रेसेस, ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रेसेस। ठीक है, सो टाउ एक्स एक्स, टाउ वाई वाई, टाउ जेड जेड, it can be defined as sigma x, this can be defined as sigma y, this can be defined as sigma z। ठीक है, इस तरह से आप इनको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड। तो तीन आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद बाकी जो बाकी 6 जो आएंगे आपके पास, बाकी जो 6 फेजेस पे, हर एक फेज पे क्या है शियर स्ट्रेस, तो आपके पास टाउ एक्स एक्स, सॉरी टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स हो गया, टाउ वाई एक्स, ओके, टाउ जेड एक्स, टाउ एक्स जेड।
ठीक है। उसके बाद हो गया टाउ वाई जेड, टाउ जेड वाई, ये हो गया टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 यहाँ पर शियर स्ट्रेस एलिमेंट्स यहाँ पर आए, शियर स्ट्रेस आपके पास आए टोटल। तो टोटल आपके पास कितने हो गए 9, ठीक है। तो 9 हो गए। तो अब ये जो 9 एलिमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है, जो 9 एलिमेंट्स है या जो 9 टर्म्स हैं, इन 9 टर्म्स को मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में जो है वो अरेंज कर सकता हूं, ठीक है। तो इसको ये बन जाएगा आपका स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स। सो टाउ आई जे को मैं इस तरह से मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकता हूं, एंड दिस इज इक्वल टू लाइक दिस, टाउ एक्स एक्स, ओके, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, ठीक है, टाउ वाई एक्स, टाउ वाई वाई, टाउ वाई जेड, टाउ सॉरी टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई, टाउ जेड जेड, ठीक है। इसमें वाले को आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो, सिग्मा एक्स, ओके, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, टाउ वाई एक्स, टाउ वाई वाई, टाउ वाई जेड, ठीक है, टाउ वाई जेड, टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई, टाउ जेड, सॉरी इसका ऐसा भी लिख सकते हो, सिग्मा वाई, दिस इज सिग्मा जेड, लाइक दिस, है ना। ये तो आप उसको टाउ एक्स एक्स, टाउ वाई वाई, टाउ जेड को उस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। सो दिस इज स्ट्रेस टेंसर। तो आपको कई बार इस फॉर्मेट में भी दिया जा सकता है, ठीक है। इसमें जिस एलिमेंट की, अब इसमें ध्यान देना, इसमें जो ये होता है आपके पास, ये देखो जैसे कि टाउ एक्स वाई ऐसा लिखता हूं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, टाउ आई जे जैसा मैं बोला, ऐसा टाउ आई जे जैसे एक तरह से बोलो, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टाउ जे आई, ऐसा हो जाएगा अपोजिट, ठीक है। अब ये बात बोलना सर जे आई मतलब अब ये डायरेक्शन बन गया सर और ये फेस बन गया, ऐसा नहीं सोचना है, जस्ट अपोजिट हो गया है। तो लोकेशन जो है फर्स्ट अल्फाबेट और सेकंड अल्फाबेट की बात है, आई और जे का मतलब नहीं है। मैंने क्या बताया आपको, यहां ध्यान देना, सुनना ठीक से जरूरी है। फर्स्ट अल्फाबेट फेस को बताएगा, सेकंड अल्फाबेट डायरेक्शन को बताएगा। अब आप बोलोगे सर आई हमेशा फेस को बताएगा और जे हमेशा डायरेक्शन को बताओगे, तो आप मूर्ख हो, ऐसा नहीं बोला मैंने क्या बोला, आई हमेशा, ये सॉरी फर्स्ट जो वाला जो है दैट इज फेस, फर्स्ट अल्फाबेट जो कि है फेस, सेकंड अल्फाबेट इज डायरेक्शन। अब इसको आप जे आई कर दोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जे आपका फर्स्ट बन गया और आई क्या बन गया आपका सेकंड, तो जे बन जाएगा फेस और आई बन जाएगा डायरेक्शन। आई बात समझ में, तो कभी भी ऐसा नहीं करना, ठीक है। सो फर्स्ट अल्फाबेट और सेकंड अल्फाबेट के हिसाब से याद रखना, ठीक है, आई और जे के हिसाब से, कि आई का मतलब होता है जे का मतलब होता है, ऐसा मत करना, ठीक है। सो ये हो गया आपके पास। तो ये क्या है, जैसे कि अगर ये कोई स्ट्रेस है तो ये इसका, ये कोई शियर स्ट्रेस है तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस हो जाएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या लिख दूंगा, बस उल्टा कर दो, ये क्या हो जाएगा वाई एक्स। अब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है, यानी कि जैसे अगर ये दोनों, ये जो है ये वाला जो है टाउ एक्स वाई जो है, अगर ये क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन क्रिएट करता है एलिमेंट में, तो टाउ वाई एक्स क्या करेगा, अपोजिट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन क्रिएट करेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज याद रखना है आपको कि इसमें ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये वाला और ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री देखो ये वाला, इसका कॉम्प्लीमेंट्री देखो ये वाला। तो ये दोनों एलिमेंट्स की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू क्या है, सबसे में, तो ये जो वैल्यूज हैं ये क्या है आपकी, सेम है, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे की, ठीक है। तो ये वाली और ये वैल्यू बराबर रहेगी हमेशा, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर रहेगी हमेशा, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर रहेगी, तीनों ये तीनों की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है ना। मतलब जो बेसिकली ऐसा बोल सकते हो कि इस डायगोनल के अपर साइड में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं उसके इस तरफ भी वैसे ही आपके एलिमेंट्स दिखेंगे, वही वैल्यूज आपको दिखाई देंगी, ठीक है। कई बार आपको प्रॉपर पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन करके दिया जाएगा क्वेश्चन में, कई बार नहीं भी दिया जाता, दोनों केस में आप सॉल्व इजीली कर पाओगे, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ख्याल रखना होगा। नाउ सो दिस इज द स्ट्रेस टेंसर, दिस इज दी स्ट्रेस टेंसर। तो स्ट्रेस का मैं टेंसर का जो मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है वो मैंने बता दिया, 3D के लिए है, 2D के लिए ये, जैसे कि आप सिर्फ अगर आप सिर्फ 2D की बात किए है ना, तो उस कंडीशन में जो Z वाला जो पूरा है वैल्यूज वो सब 0 हो जाएंगे। तो ये जहां जहां Z दिख रहा है, जैसे कि ये वाले सारे जो एलिमेंट्स हैं इनकी वैल्यू आप 0 कर दोगे, तो ये इतना सा बचेगा, ये वाला पोर्शन। तो ये आपका 2 डायमेंशनल लोडिंग प्रॉब्लम के लिए हो जाएगा, उस पर आते हैं अभी वापस, ठीक है। तो आपको आई थिंक समझ आया होगा कि जो स्ट्रेस का डिस्क्रिप्शन है कैसे दिया जाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज आप लोग को क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं भाई। सो जो स्ट्रेसेस हैं, है ना, स्ट्रेसेस जो है बेसिकली आप ऐसा देख रहे हो कि 3 डायमेंशनल
फॉर्म में आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, 3 डायमेंशनल कंडीशन आप लोग को दिखाई दे रही है। नाउ अगर मैं बोलूं कि जो थर्ड फेस है, थर्ड फेस जैसे कि मैं बोला कि 3 फेस होते हैं एक्स, वाई और जेड, तो कोई 2 फेस में बस स्ट्रेसेस दिख रहे हैं, तीसरा जो फेस है दैट इज कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री। यानी कि जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लूं एक्स और वाई कर लूं, तो एक्स और वाई फेसेस पे स्ट्रेसेस हैं लेकिन जेड फेस पे कोई स्ट्रेस नहीं है। तो जो पूरा का पूरा स्ट्रेस का प्रॉब्लम है वो किस पे रिड्यूस हो जाएगा? जेड फेस में कोई स्ट्रेस नहीं है, तो जेड फेस पे कोई भी शियर स्ट्रेस, जेड डायरेक्शन में कोई शियर स्ट्रेस नहीं है, जेड डायरेक्शन में जेड फेस पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपका ये जो टाउ एक्स जेड है ये क्या हो गया? 0 हो गया। टाउ वाई जेड क्या हो गया? 0 हो गया। जेड डायरेक्शन में कुछ भी नहीं आ रहा है ना, जेड डायरेक्शन में कुछ भी नहीं आ रहा है, ना शियर स्ट्रेस आ रहा है जेड डायरेक्शन में, ना ही नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है। जो भी है एक्स और वाई वाले में है ना, तो एक्स और वाई में है, तो एक इसमें क्या हो गया? शियर स्ट्रेसेस और जो नॉर्मल स्ट्रेसेस है अलोंग जेड वो क्या हो गया? 0 हो गया। सो पूरा का पूरा जो स्ट्रेस का सिस्टम है वो सिर्फ 2 डायरेक्शन में बच गया, एक्स और वाई में। तो ये आपकी बाईएक्सियल लोडिंग बन गई एक तरीके से। ठीक है, और इसको, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेन में जो है स्ट्रेसेस हैं और 3 डायमेंशनल स्ट्रेसेस यहां पर हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो तीसरा जो डायमेंशन है जेड डायरेक्शन हो सकता है, आप हो सकता है कि आप जेड और वाई में ले रहे हो तो आप एक्स को छोड़ दिए, एक्स में कुछ है ही नहीं ऐसा। तो जो तीसरा डायरेक्शन है उसके अबाउट जो स्ट्रेसेस है नॉर्मल एंड शियर वो सब क्या है? 0 है। तो उस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूं? इसको प्लेन स्ट्रेस कंडीशन बोल सकता हूं। ठीक है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन बोल सकता हूं। सो जैसे क्या बोला मैंने कि एक्स और वाई फेस में आपको स्ट्रेसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जेड डायरेक्शन में कोई भी स्ट्रेस नहीं है, जेड डायरेक्शन में कोई भी स्ट्रेस नहीं है, तो इट विल लुक लाइक दिस, इट विल लुक लाइक दिस, सिग्मा एक्स है ना, वाई डायरेक्शन में ऐसा सिग्मा वाई। ठीक है, वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई, फिर क्या हो जाएगा? टाउ एक्स वाई, इसका कॉम्प्लीमेंट्री लगाया मैं, टाउ वाई एक्स ऐसा। तो देखो एक्स फेस, एक्स डायरेक्शन में जो भी स्ट्रेसेस हैं वो क्या है? सॉरी, जेड फेस में और जेड डायरेक्शन में जो भी स्ट्रेसेस है वो 0 है। देखो जेड फेस में कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा है, ये जेड फेस है, ये वाला सामने जो आपको फेस दिख रहा है कौन सा फेस है? 3D एलिमेंट को थोड़ा सा ध्यान दो, 3D एलिमेंट को थोड़ा सा ध्यान दो भाई। 3D को जब आप सामने से देखोगे, जब आप यहां से देखोगे, जो पिंक वाला अलग से बॉक्स दिख रहा है, जब आप इस साइड से देखोगे इसको, यहां से जब आप इसको देखोगे तो आपको सिर्फ एक बॉक्स दिखाई देगा इस तरह से। ठीक है, और जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं एक्स और वाई के लॉन्ग दिखाई देगा। तो ये जो एक्सिस है दिस इज परपेंडिकुलर टू द व्हाइट बोर्ड, ये आप लोगों का क्या है? दिस इज द जेड डायरेक्शन, दिस इज द जेड एक्सिस। तो ये वाला जो फेस है वो कौन सा फेस है? दिस फेस इज द जेड फेस, दिस फेस इज जेड फेस। यही फेस कौन सा फेस है? जेड फेस है ना। तो इस दिस फेस इज कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री और जेड डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा है। ठीक है, जेड डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा। अब इसको ऐसे भी समझना, अगर इस डायरेक्शन में, इस फेस में मैं बोला कि ओनली जो स्ट्रेसेस हैं, अब कई लोगों को कंफ्यूजन मिल जाता है कि सर जेड फेस की बात करनी है या जेड डायरेक्शन की बात करनी है। तो बेटा जेड फेस का अगर 0 हो गया स्ट्रेस, यानी कि जेड फेस इज, इफ जेड फेस इज कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री, ना नॉर्मल स्ट्रेस ना शियर स्ट्रेस, तो क्या होगा देखना। अगर जेड फेस में क्या बोल रहा हूं, जेड फेस कैसा आपका? स्ट्रेस फ्री है, स्ट्रेस फ्री, यानी कि जो नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो शियर स्ट्रेस है, जो शियर स्ट्रेस है टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई, दोनों क्या है? 0 है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है जेड डायरेक्शन में ही कोई स्ट्रेस अब नहीं आएगा। कैसे? जेड डायरेक्शन में एक तो नॉर्मल स्ट्रेस 0 तो हो ही गया। अब बोलोगे सर उधर ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है जैसे कि है ना, ये आपका, तो इसमें तो जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस आ सकता है, ऐसा सोचोगे आप, है ना, ऐसा सोचोगे, हो सकता है सोचो। तो यहां देखना, यहां जैसे मैं स्ट्रेस लिखता हूं तो ये कौन सा फेस है बेटा? मैंने बोला है वाई फेस है। वाई फेस में जेड डायरेक्शन में टाउ वाई जेड, टाउ वाई जेड। नाउ टाउ वाई जेड जब बोलोगे तो टाउ वाई जेड तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना, किसका? टाउ जेड वाई का। अब टाउ जेड वाई अगर 0 है तो हमको पता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो किसी भी फेस में अगर जेड फेस में बोल दिया कि जेड फेस इज कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री, ना शियर स्ट्रेस ना ही नॉर्मल स्ट्रेस,
तो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी फेसेस यानी कि एक्स फेसेस और वाई फेसेस में जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस लगते थे करस्पॉन्डिंग टू द स्ट्रेसेस ऑन जेड फेस, वो भी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। देखो जैसे कि अब यहाँ एक्स की बात करूं तो एक्स फेस में जेड डायरेक्शन में ऐसा एक स्ट्रेस आता होगा ना, देखो लिखे भी हम लोग, ठीक है, टाउ एक्स जेड, ये लिखे हम लोग, है ना, ये लिखे हुए हम लोग टाउ एक्स जेड, यानी कि एक्स फेस में जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस आता है, ये है आपके पास, ठीक है, दिस इज टाउ एक्स जेड, ये है ना। तो अगर मैं यहां पर बोल दूं यहां स्ट्रेस है ही नहीं, तो भाई जब यहां स्ट्रेस नहीं है तो मैंने क्या बोला उस कंडीशन के लिए, टाउ एक्स जेड एक्स टाउ जेड वाई जीरो। जब टाउ जेड एक्स जीरो है तो भैया टाउ एक्स जेड भी तो क्या होगा, जीरो होगा। अगर टाउ जेड वाई जीरो है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री टाउ वाई जेड भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो यानी कि एक्स डायरेक्शन के अलोंग भी कोई स्ट्रेस बेसिकली नहीं दिखेगा। तो चाहे आप ऐसा बोलो कि जेड डायरेक्शन के अलोंग कोई स्ट्रेस नहीं दिख रहा है, या ऐसा बोलो जेड स्ट्रेस इज कंप्लीटली फ्री, बोथ आर पैरेलल स्टेटमेंट, एक दूसरे के पैरेलल स्टेटमेंट है, एक जैसे ही स्टेटमेंट है। तो आप बेसिकली ये बोलो कि जेड फेस में कोई स्ट्रेस नहीं है, ना ही शियर और ना ही आप लोगों का कोई नॉर्मल स्ट्रेस। सो देयर इज नो नॉर्मल स्ट्रेस एंड देयर इज नो शियर स्ट्रेस ऑन जेड फेस, ऐसा मैंने कर दिया। तो सारे के सारे जो हैं वो सिर्फ इन दोनों में सिमट करके रह गया। तो अब जो प्रॉब्लम मिली मुझे, इसको मैं बोलता हूं प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। दिस इज प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, उसको मैं बोला मैं प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है। तो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए हम लोगों को जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। जो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है उसके लिए हम लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में हम लोगों को कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करना होता है, कुछ इक्वेशंस होते हैं जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बोलते हैं, जो उसको स्ट्रेसेस के लिए और स्ट्रेन के लिए कैलकुलेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो हम लोग सिर्फ स्ट्रेसेस पे बात करने वाले हैं इस लेक्चर में। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस हम लोगों को समझना है कि क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस। तो स्ट्रेसेस का ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, ये क्या है भाई, कोई बड़ी सी चीज है क्या? नहीं, कोई बड़ी सी चीज नहीं है। जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, एक बेसिक सा आइडिया ऑब्लिक प्लेन पे स्ट्रेस निकालने का, यानी किसी भी थीटा ओरिएंटेशन पे, थीटा लोकेशन पे स्ट्रेस निकालने का, बस ये वही उसी चीज के लिए एक हमारे पास इक्वेशन है। अब ये है क्या भाई, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट स्ट्रेसेस की वैल्यू आएगी। हम लोगों ने प्रीवियसली देखा हुआ, जैसे हमारे पास कोई ये बॉडी है, ठीक है, इस पे लोड लग रहा है इस तरह से, टेंसाइल लोड लग रहा है, मान लीजिए इस तरह से P, ठीक है, और हमको पता है कि इसमें इस तरह से एक ऑब्लिक प्लेन अगर मैं ले लूं जो कि थीटा डिग्री पर है, तो इस थीटा डिग्री पे मुझे एक नॉर्मल फोर्स और एक मुझे टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पर मिल जाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेसेस आएंगे। तो बेसिकली हर एक अलग अलग डायरेक्शन पे अलग अलग स्ट्रेस आएगा। जैसे कि यहाँ पर Pn की वैल्यू और P की वैल्यू अलग है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर एरिया जो है इसका क्रॉस सेक्शन का A है, जबकि यहाँ पर A' है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल स्ट्रेस लिखूंगा दैट इज Pn अपॉन A', एक सिंपलिस्टिक अप्रोच बता रहा हूँ समझने का। सेम वैसे यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस लिखूंगा टाउ दैट इज Pt अपॉन A'। तो अलग अलग आप लोगों के पास यहाँ पर जो वैल्यूज है आने वाली हैं। अगर आप इन जनरल अगर आप लोग देखो क्रॉस सेक्शन में, अगर आप देखोगे इस तरह से क्रॉस सेक्शन ले लेते हो, तो यहाँ पर आपको जो शियर स्ट्रेस है टाउ 0 मिल जाएगा। सो डिफरेंट ओरिएंटेशंस पे जाने पर जो स्ट्रेसेस की वैल्यूज है वो डिफरेंट मिल रही हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखना, समझना है मेरे बात को, अप्रोच को समझना कि अप्रोच क्या है, कैसा है, किस बारे में है, ठीक है। पूरा ही मिट गया तो चलिए। तो जैसे कि सपोज आपके पास, अभी तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिएक्सियल लोड के एग्जांपल से स्टार्ट कर पाएंगे। बाइक्सेल में आपके लिए थोड़ा समझना डिफिकल्ट होगा, तो पहले मैं यूनिएक्सियल के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। तो जैसे कि सपोज आपको कोई वेल्डिंग वगैरह करनी, सपोज मान लीजिए कोई वेल्डिंग एक्सेट्रा करनी है, दो डिफरेंट बार को जोड़ करके ऐसा एक रेक्टेंगुलर बार बनाना है, तो आपको मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेस की नीड है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या किए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन काटे और वहां पर बताया कि स्ट्रेस क्या है। अब वो सेक्शन काटने का जो अप्रोच है, उसको देखने का एक दूसरा नजरिया मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। जैसे कि आपके पास यहाँ पर एक मैंने एलिमेंट ले लिया, स्ट्रेस एलिमेंट, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि आप लोग देख पाओ, ठीक है, हालांकि स्ट्रेस एलिमेंट तो छोटा सा होगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेस एलिमेंट मैंने लिया, ठीक है, जस्ट आइडेंटिकल दिख रहा होगा आप लोग को, जो डायग्राम है उसके, जो डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है व्हाइट कलर का भाई, उसके मस्ट आइडेंटिकल दिख रहा है। नाउ इसमें इस एलिमेंट में जो स्ट्रेसेस आएंगे दे विल बी आइडेंटिकल टू द गिवन सिचुएशन।
सो दिस इज अवर ओरिजिनल स्ट्रेस एलिमेंट। ओरिजिनल स्ट्रेस एलिमेंट क्या बोलते हैं? ऐसे स्ट्रेस एलिमेंट को बोलते हैं जो ओरिजिनल जो लोडिंग आपको दे रखी है उसके करस्पॉन्डिंग जो जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं बॉडी में, ठीक है, जो जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं बॉडी में, उस स्ट्रेसेस को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि मैं यहां पर देखूं तो एक डिफरेंट लोकेशन की अगर मैं बात करूं लाइक थीटा डिग्री पे, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस आ जाएंगे। लेकिन इन जनरल जब मैं इस बॉडी को देख रहा हूं तो यहां पर मुझे कोई शियर स्ट्रेस तो नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ एक ही टेंसाइल लोड दिख रहा है P। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है तो P/A यहां पर टेंसाइल स्ट्रेस होगा। ये हो गया लेटेस्ट से आपके पास एक्स डायरेक्शन। तो अब इस एलिमेंट को मैं थोड़ा सा इस तरह से बना सकता हूं लाइक दिस। ये हुआ एलिमेंट, ओके, ठीक है, ये हुआ आपके पास स्ट्रेस एलिमेंट ये, ओके। नाउ इसमें एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस आया सिग्मा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? P/A। सो दिस इज योर ओरिजिनल स्ट्रेस एलिमेंट, दिस इज योर ओरिजिनल स्ट्रेस एलिमेंट। नाउ इस एलिमेंट में देख लो, जैसे कि ये वाला जो वर्टिकल फेस है इस पे लोड आया और स्ट्रेस आया P/A, तो इसके भी वर्टिकल फेस पे बस स्ट्रेस है। इन दिस फेस, हॉरिजॉन्टल फेस आप बोल सकते हो, ये वाला जो फेस है, हियर वी डोंट हैव एनी स्ट्रेस। सो इन दिस स्ट्रेस एलिमेंट यू विल आल्सो सी देयर इज नो स्ट्रेस ऑन द हॉरिजॉन्टल फेस। ये वाला आ रही बात समझ में? तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो ओरिजिनल स्ट्रेस एलिमेंट होता है, तो जो जो ओरिजिनली स्ट्रेस आ रहे हैं डायरेक्टली हम लोग को जो स्ट्रेसेस दिख रहे हैं, ठीक है, जो भी इसमें स्ट्रेस दिखे हम लोगों को, वो स्ट्रेसेस हम लोग इनिशियली शो करते हैं। और इन जनरल हम लोग देखें तो जनरली हम लोग जो क्रॉस सेक्शन प्लेन होता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल प्लेन जो होता है, उस प्लेन के पैरेलल इसका वर्टिकल फेस रख के इसको ड्रॉ करते हैं। नहीं भाई बात समझना, जैसे कि देखो ये इसका वर्टिकल फेस है, ये इसका वर्टिकल फेस है और ये क्रॉस सेक्शन है हमारे बार का। तो क्रॉस सेक्शन के अलॉन्ग रख के, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल इस एलिमेंट के फेस को रख करके मैं ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस ड्रॉ करता हूं, ठीक है। सो दिस फेस, द वर्टिकल फेस ऑफ द एलिमेंट एंड द क्रॉस सेक्शनल प्लेन विल बी पैरेलल। तो इस तरह से फिर मैं जो ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस का जनरली ड्रॉ करता हूँ, किसी भी पॉइंट पे, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी हो सकता है। अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग स्ट्रेस आ रहा है, ऐसी कुछ कंडीशंस देखते हैं। लाइक जब बीम वगैरह की बात करते हैं तो एक बीम के अलग अलग कॉर्नर्स पे, टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस पे अलग अलग स्ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। वो हम लोग और अच्छे से समझ पाएंगे जब वहां पर हम लोग जाएंगे। नाउ अब ये जो स्ट्रेस कंडीशन दे रखी है, ये जो स्ट्रेस की कंडीशन है, इस स्ट्रेस कंडीशन में मैंने एक चीज देख ली कि ये तो भैया हमारा ओरिजिनल स्ट्रेस कंडीशन है। नाउ अगर मान लीजिए मैं ऐसा बोलूं कि मुझे थीटा किसी पर्टिकुलर एंगल पे कोई जो लोकेशन है, जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रेस सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है, अलग अलग ओरिएंटेशन पे अलग अलग स्ट्रेस आपको दिखने वाला है, अलग अलग ओरिएंटेशन। तो अब मैं बोलूं कि मुझे किसी दूसरे ओरिएंटेशन पे, जैसे कि अब ये वर्टिकल फेस की बात किया मैंने, ये वर्टिकल फेस की बात किया विच इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। नाउ इफ आई वांट कि एक डिफरेंट प्लेन पे क्या सिचुएशन है, एक डिफरेंट ओरिएंटेशन पे क्या सिचुएशन है, तो मैं क्या करना चाहूंगा, इस स्ट्रेस एलिमेंट को एक नए ओरिएंटेशन पे फिक्स कर दूंगा। सो आई विल ट्रांसफॉर्म दिस ओरिजिनल स्ट्रेस एलिमेंट टू अनदर लोकेशन, एनी थीटा लोकेशन, एक थीटा ओरिएंटेशन पे मैं इसको क्या कर दूंगा, ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। सो आई विल रोटेट दिस एलिमेंट बाय सर्टेन एंगल विच इज थीटा, ठीक है। तो इस तरह से मैं जो स्ट्रेस एलिमेंट है, ठीक है, इस स्ट्रेस एलिमेंट को क्या कर दूंगा, ट्रांसफॉर्म कर दूंगा बाय रोटेटिंग इट बाय अ सर्टेन एंगल लाइक दिस। तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया लाइक दिस, ओके। तो ये जो प्लेन था मेरा, ये वाला प्लेन था, लेट अस से दिस इज प्लेन ए, दिस इज प्लेन ए। ये एक नए लोकेशन पे चला गया, ए डैश पे, ओके, इस तरह से। और आप देख रहे हो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज, फिलहाल तो इसको एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया हूं। तो अब इस नए वाले फेस का जो एंगल है लाइक दिस इज थीटा। सो थीटा डिग्री मैंने इसको रोटेट कर दिया, राइट। इसको थीटा डिग्री रोटेट किया तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो ये वाला फेस था, लेट अस से दिस इज बी, तो ये कहाँ चले गया, ये चले गया बी डैश पे। तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा भाई, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, ये भी तो थीटा ही होगा ना, ये थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा, ठीक है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। तो दोनों के जो एंगल्स हैं दोनों थीटा डिग्री रोटेट हो गए, तो एलिमेंट ओवरऑल आपका थीटा डिग्री रोटेट हुआ है। तो सारे फेसेस जो है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, दे हैव बीन रोटेटेड बाय थीटा डिग्री। अभी फिलहाल के लिए मैंने इसको ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, तो मुझे पता चल जाएगा कि अब इस लोकेशन पे इस एलिमेंट में क्या क्या स्ट्रेस आ रहे हैं। नाउ इन ऑर्डर टू नो कि क्या क्या इसमें नॉर्मल स्ट्रेस आ रहे हैं, क्या क्या इसमें शियर स्ट्रेस आ रहे हैं, उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन टेंसाइल होगा या कॉम्प्रेसिव, इसको यहां से
यहां ट्रांसफॉर्म करने वाला एक इक्वेशन चाहिए, दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। सो हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखेंगे दैट इज फॉर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। तो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में बताया मैं आपको, जो थर्ड फेस होगा, जो भी फेस होगा, जिसको भी आप थर्ड फेस मानते हो, थर्ड फेस के में जो भी स्ट्रेसेस है नॉर्मल और शेयर सारे जीरो होंगे, या ऐसा कह सकते हो थर्ड डायरेक्शन के अलाउंग कोई भी स्ट्रेस जो है नहीं आ रहा होगा। जैसे कि जेड डायरेक्शन बोलूं, जेड डायरेक्शन के अलाउंग कोई स्ट्रेस नहीं, तो सिग्मा जेड जीरो, ठीक है, टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई सब जीरो हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपको मैंने समझाया कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस जो होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन चाहिए, तो मुझे जब इसको थीटा डिग्री रोटेट करता हूं तो जो भी वेरियस स्ट्रेसेस आएंगे, डिफरेंट नॉर्मल स्ट्रेसेस जो आएंगे, डिफरेंट जो शेयर स्ट्रेसेस आएंगे, उसकी क्या वैल्यू होगी आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, वो वैल्यूज देने वाले इक्वेशन को ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेसेस बोलते हैं। सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस इज नथिंग but transforming the original stress element by a certain angles, यानी कि एक नए ओरिएंटेशन में इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे उस ओरिएंटेशन पे क्या स्थिति है, वहां क्या स्ट्रेस है, मुझे जानना होता है, ठीक है। सो इसके लिए इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। तो किसी भी थीटा डिग्री पे जब आप जाते हो तो वहां पर नॉर्मल स्ट्रेस भी मिल सकते हैं, शेयर स्ट्रेसेस भी मिल सकते हैं। सो नॉर्मल स्ट्रेस देखते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस अगर मैं देखूं, ओके, नॉर्मल स्ट्रेस अगर मैं देखूं, सो इसको लिखूंगा सिग्मा एन और इसको सिग्मा थीटा लिखूंगा मैं किसी भी थीटा डिग्री पे, ना एक चीज मैं रिपीट करना चाहूंगा कि आप एलिमेंट को ऐसा बोलो कि मैं एलिमेंट को थीटा डिग्री रोटेट कर रहा हूं, या जो एग्जिस्टिंग बॉडी है या जो ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है उसमें सेम थीटा डिग्री का एक ऑब्लिक प्लेन काट दो, बोथ आर सेम थिंग। तो जब हम लोग एक ऑब्लिक प्लेन काट रहे होते हैं थीटा डिग्री पर, किसी भी थीटा डिग्री पर एक ऑब्लिक प्लेन काट रहे होते हैं, तो बेसिकली हम जो हमारा ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है उसको थीटा डिग्री से ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, है ना। तो बोथ आर सेम थिंग एंड दिस इज अ वेरी वास्ट डिस्कशन विच इज नॉट पॉसिबल इन दिस क्रैश कोर्स। तो जस्ट गेट एन आइडिया कि जब आपके पास कोई ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस होगा, कोई ओरिजिनल लोडिंग कंडीशन होगी, अब आप लोग उसको बोलोगे कि मुझे थीटा प्लेन पे बताओ कि क्या स्ट्रेसेस आ रहे हैं, नॉर्मल शेयर कितना आ रहा है, सब ये बताओ मुझे। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा इसको, इस पर्टिकुलर ओरिजिनल स्ट्रेस एलिमेंट को बाय थीटा डिग्री, और ऐसा बोलो कि मैं थीटा डिग्री इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, इसको रोटेट कर रहा हूं, या फिर ऐसा बोल दो कि थीटा डिग्री पे ऑब्लिक प्लेन काट रहा हूं, बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों चीजें सेम है, ठीक है। सो किसी भी थीटा डिग्री पे मौजूद ऑब्लिक प्लेन पे या फिर स्ट्रेस एलिमेंट को थीटा डिग्री ट्रांसफॉर्म करने पे जो नॉर्मल स्ट्रेस निकलेगा आपका, उसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है आपके पास ये, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ओके, प्लस सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 cos 2 थीटा प्लस साइन प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ठीक है। तो इसकी फॉर्मूला कैसे एप्लीकेबल होगा, मैंने बताया प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए है। तो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में आप लोगों को एक नॉर्मल स्ट्रेस, इस तरह से नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दे रखे होंगे, ठीक है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और आप लोगों को करस्पॉन्डिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन्स पे इस तरह से शियर स्ट्रेसेस जो है वो एक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, टाउ एक्स वाई और उसको टाउ वाई एक्स बोलेंगे, तो बोथ आर दी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस, ठीक है। तो फिर सीधी सी बात है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है तो मैग्नीट्यूड तो बराबर होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। नाउ किसी भी थीटा डिग्री की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जैसे कि ये मैंने लिख दिया इस तरह से, एक थीटा डिग्री पे आपको नॉर्मल स्ट्रेस है, तो इस फॉर्मूले से इस थीटा डिग्री पे आप लोगों को जो प्लेन है वहां पर नॉर्मल स्ट्रेस मिल जाएगा, ठीक है। नाउ सेम हम लोग शियर स्ट्रेस की बात करते हैं। तो शियर स्ट्रेस, ठीक है, शियर स्ट्रेस। सो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का जो इक्वेशन है दैट इज टाउ इज इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ओके, साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर शियर स्ट्रेस। इसको टाउ या फिर आप लोग बोल सकते हो टाउ थीटा, दैट इज किसी भी ऑब्लिक प्लेन पे, है ना, ये आप लोग पास फॉर्मूला होता है। तो इसी ऑब्लिक प्लेन पे, जैसे किसी भी ऑब्लिक प्लेन पे अगर आपको थीटा डिग्री पे शियर स्ट्रेस चाहिए तो उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला जो है आप लोग यूज कर सकते हो, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, ये वाला फॉर्मूला आप लोग इस्तेमाल
कर सकते हो। क्लियर बात है भाई। अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के लिए कुछ सर्टेन जो है वो साइन कन्वेंशंस हैं जो आपको यूज करने होंगे, ठीक है। तो पहले चीज जो मैं फॉलो करता हूं आपको बता रहा हूं, जो मैं फॉलो करूंगा उसको आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि रेफरेंस प्लेन कैसे लेना है, एक तो आपको थीटा को मेजर करने के लिए रेफरेंस प्लेन की नीड होती है। किसी प्लेन को आपको, किसी भी एक प्लेन को जो कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों में से किसी एक प्लेन को आपको रेफरेंस लेना होता है। अब मैं कैसे रेफरेंस सेट करता हूं, जैसे कि दो स्ट्रेसेस दे रखे हैं ना नॉर्मल, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, तो इन दोनों में से जो वाली बड़ी है, सिग्मा एक्स लग रहा है आपके पास वर्टिकल प्लेन में, सिग्मा वाई लग रहा है आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन में, दिख रहा है क्या, है ना। अब मैं क्या करता हूं वो बता रहा हूं आपको, आपको कैसे करना है आप वो देख सकते हैं अगर आपको नहीं जम रहा है तो। बाकी मैं आपको जो मैं फॉलो करता हूं बता देता हूं। तो मैं क्या करता हूं कि अगर मेरे पास सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दो वैल्यू दे रखी है, मैं चेक करूंगा सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई से बड़ा कौन है। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए सिग्मा एक्स जो है वो बड़ा है सिग्मा वाई से, इफ सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई, तो मैं क्या करूंगा, जो सिग्मा एक्स को कैरी करने वाला प्लेन है, यानी कि जैसे कि ये वाला वर्टिकल प्लेन, तो इस वर्टिकल प्लेन को मैं क्या ले लूंगा, अपना रेफरेंस। तो जब थीटा टाउ इन सभी के डायरेक्शन की बात मैं इसके रिस्पेक्ट में करूंगा। अगर मान लीजिए ऐसा हो गया, सिग्मा वाई बड़ा हो गया सिग्मा एक्स से, तो ये वाला फेस मेरा रेफरेंस बन जाएगा। अब जो भी थीटा एक्सेट्रा के थीटा की वैल्यू लिखने का, थीटा का डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताने का, टाउ का डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखने का काम, यानी कि इस फॉर्मूले में कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव पुट करना है, ये सब काम फिर मैं इसके रिस्पेक्ट में करूंगा। तो रेफरेंस प्लेन मैंने इस तरह से सेट करने का पैरामीटर बना रखा है, तो आपको इसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई देख लो कौन सा बड़ा है, जो बड़ा है उसके करस्पॉन्डिंग प्लेन को आप लोग अपना रेफरेंस प्लेन मान सकते हो, ठीक है। हालांकि साइन कन्वेंशन वाली बात है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी चल सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने बताया, पहले तो ये कर ले, तो रेफरेंस प्लेन पहले आपने सेट कर लिया, तो आप इसको या इसको, जिसको चाहो उसको आप रेफरेंस ले सकते हो। मैंने आपको दो तरीके बता दिए। अगर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई से बड़ा है तो जिस फेज में सिग्मा एक्स लग रहा है ना कि वर्टिकल फेज है ना, ये वर्टिकल फेज जो दिख रहा है, मैं उसको रेफरेंस ले लूंगा। अगर ये वाला बात हुआ सिग्मा वाई बड़ा हो गया तो उस कंडीशन में मैं इसको अपना रेफरेंस प्लेन ले लिया करूंगा। बस ये मेरा सिंपल सा आइडिया। नाउ अब जैसे कि यहाँ पर ऑब्लिक प्लेन दे रखा है, जैसे कि ऑब्लिक प्लेन दे रखा है इस तरह से। अब मेरा रेफरेंस अभी फिलहाल मैं आपको जो समझा रहा हूं वो विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस प्लेन है, तो मैं इस कंडीशन को मान लिया, चलो तो ये मेरा रेफरेंस प्लेन है, दिस इज माय रेफरेंस प्लेन, दिस इज योर रेफरेंस प्लेन, ठीक है। ये मेरा रेफरेंस प्लेन है। रेफरेंस प्लेन वही काम करता है जो एक स्केल में जीरो काम करता है ना, स्केल में जीरो जो काम करता है वही काम रेफरेंस प्लेन करता है। जीरो के रिस्पेक्ट में सारे डायमेंशंस मेजर होने, वैसे ही रेफरेंस के ही रिस्पेक्ट में सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम लोग का जो थीटा है वो इस तरह से गया, दिस इज थीटा। तो ये जो थीटा है वो रेफरेंस से अगर मैं मेजर करूं, ये अगर आपका रेफरेंस है तो रेफरेंस से ये जो एंगल नापा गया कैसा नापा गया, देखो भाई क्लॉकवाइज। तो थीटा अगर क्लॉकवाइज ले रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज फ्रॉम रेफरेंस, ठीक है, तो मैं इसको लूंगा पॉजिटिव, ठीक है। थीटा अगर मैं लेता हूं एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम रेफरेंस तो मैं उसको ले लेता हूं नेगेटिव, ठीक है। तो मैं इसको ले लेता हूं नेगेटिव। क्लियर बात है। तो साइन कन्वेंशन इसका याद रखना थीटा का। तो जैसे कि ये दिख रहा है आपका, ये देखो यहाँ से ये जो एंगल नापा गया है इस तरह से, यहाँ से ये जीरो, थीटा से थीटा इक्वल टू जीरो, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, आप सर्टेन थीटा डिग्रीज गए, तो ये थीटा कैसा गया, यहाँ से यहाँ कैसे गया, देखो क्लॉकवाइज गया, तो उसको मैं पॉजिटिव लूंगा। और अगर पॉजिटिव ले रहा हूँ तो फिर करना क्या, जो भी वैल्यू है, सपोज 30 डिग्री है और 30 डिग्री कैसा दिखा, क्लॉकवाइज, तो जो थीटा दिख रहे हैं इक्वेशंस में, यहाँ आप क्या पुट करो, पॉजिटिव 30 पुट करोगे, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो -30 पुट करूंगा जहां जहां थीटा दिख रहा है, ठीक है। सेम वैसे ही अब अगर इस फेस पे जो शियर स्ट्रेसेस लग रहे हैं, मेरा रेफरेंस फेस कौन सा है, रेफरेंस प्लेन कौन सा है, वर्टिकल वाला, है ना। तो इस प्लेन पे जो शियर स्ट्रेसेस लग रहे हैं लाइक दिस, ये रेफरेंस प्लेन है ना मेरा, तो जो रेफरेंस वर्टिकल प्लेन मेरा रेफरेंस हो, तो इस रेफरेंस के ही रिस्पेक्ट में इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, बस इतना याद रखना। अभी जो रेफरेंस प्लेन है मेरा वर्टिकल वाला, ये वर्टिकल वाला फेस जो रेफरेंस बन गया ना मेरे, अब ये इस रेफरेंस फेज में जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं, शियर स्ट्रेसेस लग रहे हैं, दे आर कॉजिंग क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन। तो अगर ये टाउ जो है क्लॉकवाइज दे रहा है ऑन रेफरेंस प्लेन, तो क्या लूंगा मैं, इसको पॉजिटिव लूंगा, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, ओके, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा ऑन रेफरेंस, तो उसको क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा, ठीक है। तो देखना यहां पर जैसे मैंने डायग्राम बना रखा है, इसमें ये जो टाउ लग रहा है कैसा है, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, इस तरह से क्लॉकवाइज लग रहा है। सो हियर जो टाउ है वो मैं क्या ले लूंगा, पॉजिटिव ले लूंगा,
ठीक है। और अगर ये नहीं होता ऐसा तो उसको नेगेटिव ले लेता है, एंटी क्लॉकवाइज होता तो उसको नेगेटिव ले लेता। और इस साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए मैं क्या कर सकता हूं, हमारे जो फॉर्मूले हैं उसमें सही वैल्यूज पुट कर सकता हूं और जो सही आंसर है वो ला सकता हूं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द नॉर्मल स्ट्रेस on any oblique plane, or you can say after transforming the original state of stress by theta degrees। तो थीटा डिग्री ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो नॉर्मल स्ट्रेस मिलेंगे आपको वो ये रहे। नाउ अगर आप ध्यान दो, ठीक है, अगर आप ध्यान दो एक चीज का तो आपको समझ आएगा। जैसे ये वर्टिकल फेज जो है इसको अगर आप थीटा डिग्री ट्रांसफॉर्म किए एग्जैक्टली, है ना, यहां से थीटा, अगर ये थीटा डिग्री का रेफरेंस कौन सा है, रेफरेंस है ये, है ना, रेफरेंस ये है। तो अब लोकेशंस की बात करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से समझना जो चीज बोल रहा हूं मैं। जैसे आपने ये लिया, ये आपका रेफरेंस है, दिस इज योर रेफरेंस, ध्यान से समझना, है ना, सावधानी से एकदम। ये आपके पास रेफरेंस है। नाउ इस कंडीशन में ये कोई ऑब्लिक प्लेन, ये हो गया थीटा, ऐसा, है ना। और ये वाला हो गया आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये आपका रेफरेंस नहीं है, बट यहां ये कितना है, दिस इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। आई बात समझ में। तो ये जो वर्टिकल प्लेन है, दिस इज वर्टिकल प्लेन V, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन H, ऐसा बोला मैं। इसकी जो वैल्यू इसकी है 0 डिग्री पे है ये, और ये कितने पे है, ये आपके पास 90 डिग्री पे है। कहाँ से भाई, रेफरेंस से, ये रेफरेंस प्लेन है ना, तो ये 0 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है। अब जब आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो इसको, जब इस एलिमेंट को घुमा रहे हो, ध्यान से समझना, जब इस एलिमेंट को घुमा रहे हो इस तरह से, जब आप इस एलिमेंट को घुमा रहे हो ऐसा कुछ, जब इस एलिमेंट को आप घुमा रहे हो तो जो वर्टिकल प्लेन है वो भी घूम रहा है और साथ साथ में हॉरिजॉन्टल प्लेन भी घूम रहा है। तो जैसे आपने इसको ऐसा घुमा दिया थीटा डिग्री क्लॉकवाइज, तो देखो ये रेफरेंस था, दिस इज योर रेफरेंस, है ना, दिस इज रेफरेंस, वर्टिकल लाइन को आपने रेफरेंस ले लिया, तो यहां से रेफरेंस से आपने इसको थीटा डिग्री रोटेट कर दिया, ठीक है। अब रेफरेंस से पहले जो हॉरिजॉन्टल प्लेन था, भाई हॉरिजॉन्टल प्लेन तो पहले ऐसा था ना, ये था हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वाला देखो, तो हॉरिजॉन्टल का रेफरेंस से एंगल कितना था देखना, 90 डिग्री था, है ना। और अब ये चले गया है थीटा डिग्री आगे, तो अब रेफरेंस से इसका एंगल कितना है बेटा, रेफरेंस से अब इसका ये जो रेफरेंस है, अब इससे ये जो नया वाला जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये जो रियल प्लेन, नया जो लोकेशन आ गया हॉरिजॉन्टल प्लेन का, इसका ओरिएंटेशन कितना है, उसका है 90 प्लस थीटा। अब ये जो एंगल है यहाँ से, ये जो पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, 90 प्लस थीटा। तो अब ध्यान दोगे तो एक चीज समझ आएगी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस किया आपने, तो वर्टिकल प्लेन के साथ साथ हॉरिजॉन्टल प्लेन भी तो ट्रांसफॉर्म हो गया ना, जो एलिमेंट स्ट्रेस एलिमेंट का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों फेस ट्रांसफॉर्म हो गया। तो आपको नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू सिर्फ थीटा पे नहीं मिलती है, आपको थीटा और थीटा प्लस 90 डिग्री दो ओरिएंटेशन पे मिलती है। आई बात समझ में, है ना। आपने यहां पर स्ट्रेस एलिमेंट को रोटेट करा थीटा डिग्री से, तो आपने अभी ये जो फॉर्मूला लिखा मैंने, इससे आपने जस्ट थीटा डिग्री का निकाला, जस्ट थीटा डिग्री का निकाला आपने, यानी कि ये वाला वर्टिकल प्लेन थीटा डिग्री पे चला गया, ऐसा, ठीक है भाई। आप लेकिन इसकी बात तो नहीं की है, इसकी बात करोगे तो इसका एंगल कितना है, बोला मैं, वर्टिकल के रिस्पेक्ट में, यानी कि रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री है। जब ये रोटेट कर जाएगा थीटा डिग्री, तो फिर अगेन रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कितना एंगल होगा, 90 प्लस थीटा डिग्री, है ना। तो यहां पर अगर मुझे जानना है कि स्ट्रेस कितना है, यहां पर नॉर्मल स्ट्रेस कितना है, अगर मुझे जानना है तो मुझे क्या पुट करना होगा, 90 प्लस थीटा डिग्री, इसके लिए वैल्यूज पुट करनी होगी। तो यहां पर जैसे अगर मैं बोलूं ये वाला जो प्लेन है जो कि थीटा डिग्री पे मौजूद है रेफरेंस से, तो यहां पर जो नॉर्मल स्ट्रेस है दिस इज सिग्मा थीटा, दिस इज सिग्मा थीटा। और जो यहां पर जो नॉर्मल स्ट्रेस है दिस इज सिग्मा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। आई बात समझ में। सो अगर मुझे ट्रांसफॉर्म करने के बाद वर्टिकल प्लेन पे नया स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा वो भी मिल जाएगा। अगर मैं थीटा पुट कर दूं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में, जो मेरे पास इक्वेशन है पिछला वाला, ये वाला जो मेरे पास इक्वेशन है, इसमें अगर थीटा की वैल्यू पुट कर दूं, फिर अगर इसमें 90 प्लस थीटा पुट कर दूं, तो जो दूसरा वाला प्लेन है ना, ये हॉरिजॉन्टल वाला, ट्रांसफॉर्म करने के बाद उस पर क्या स्ट्रेस आ जाएगा, यानी कि इसको जब मैं रोटेट कर दूंगा तो नए पोजीशन में इस पे क्या स्ट्रेस होगा, नॉर्मल स्ट्रेस, वो मुझे पता चल जाएगा। क्लियर बात है भाई, ठीक। सो यहां से मैं सिग्मा 90 प्लस थीटा लिख सकता हूं, दैट इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ओके, कॉस 2 90
प्लस थीटा, ओके, प्लस टाउ एक्स वाई प्लस टाउ एक्स वाई, ओके, साइन 2 इंटू 90 प्लस थीटा। सो ये आएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ओके, माइनस ये कॉस, ये क्या हो जाएगा, कॉस 180 प्लस 2 थीटा हो जाएगा, तो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा, तो माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस, ओके, 2 थीटा, ठीक है, तो माइनस बाहर निकाल दिया मैंने। सेम वैसे यहाँ पर माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा, सो माइनस दिस साइन 2 थीटा। तो अब देखोगे आप, दिस इज थीटा 90 प्लस थीटा, सिग्मा 90 प्लस थीटा। तो इस फॉर्मूले से आप जो ये वाला प्लेन है ना, इस पे जो स्ट्रेस आ रहा है उसकी वैल्यू बता पाओगे कि कितनी आ रही है। क्लियर बात है। तो हम लोगों ने इसको थीटा डिग्री जब ट्रांसफॉर्म किया तो आई थिंक अब आपको क्लियर है कि थीटा डिग्री ट्रांसफॉर्म किया तो रेफरेंस प्लेन के रिस्पेक्ट में ये वाला तो चले गया थीटा डिग्री पे, बट ये वाला रेफरेंस प्लेन के रिस्पेक्ट में कितना डिग्री गया, 90 प्लस थीटा। तो जो सिग्मा एन का फॉर्मूला है उसमें अगर 90 प्लस थीटा पुट कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस वाले प्लेन पे क्या स्ट्रेस है। नाउ अगर आप ये इस क्वेश्चन को मान लो कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, और इसको मान लो कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सो ऑन एडिंग अप दीज इक्वेशंस, ठीक है, ये दोनों देखो, यहाँ ये पॉजिटिव है, वहां वो देखो नेगेटिव है, यहाँ देखो दोनों पॉजिटिव है ना, और यहाँ देखो दोनों नेगेटिव है ये वाला चीज, तो दोनों को जब जोड़ दोगे तो ऑन एडिंग अप दीज टू वैल्यूज सिग्मा थीटा प्लस सिग्मा 90 प्लस थीटा आपको क्या मिलेगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई मिलेगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई मिलेगा। यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वर्टिकल है ना, कि जो यानी कि बेसिकली दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स पे जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, ये सिग्मा थीटा और सिग्मा 90 प्लस थीटा आर दी नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, है ना। ये और ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन है ना, ये इसके परपेंडिकुलर ऐसा भी बोल सकता हूँ, या ये इसके परपेंडिकुलर ऐसा भी बोल सकता हूँ। दैट्स व्हाई इसको मैं बोलता हूँ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। सो इन जो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में जो नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है सिग्मा थीटा और सिग्मा 90 प्लस थीटा, यहाँ कितना है सिग्मा थीटा और यहाँ कितना है सिग्मा 90 प्लस थीटा, तो इन दोनों का जो सम होगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई मिल रहा है आपको, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई कोई वैल्यू दे दिया, सपोज सिग्मा एक्स 100 दे दिया, सिग्मा वाई 50 दे दिया, तो कुछ भी कर लो, किसी भी थीटा लोकेशन पे जाओ, दीज value, the sum of these two value will always be constant. So sum of normal stress on two mutually perpendicular planes is always constant, is always constant, ठीक है। so ये इन स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं हम लोग, that for a given loading, okay, for a given loading, कैसा बात करें हम लोग प्लेन स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, है ना, प्लेन स्ट्रेस से बात कर रहे हैं, क्या sum of normal stresses on two mutually perpendicular, okay, sum of normal stress on two mutually perpendicular planes is always constant and is equal to, हमेशा कांस्टेंट होगा और इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। तो कभी भी ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ अब आप देखोगे जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करते जाओगे तो आप देखोगे जैसे कि आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई भी आप लोग कोई भी वैल्यू लेकर के इसमें वैल्यूज पुट करके देख सकते हो, ठीक है। जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करते जाओगे तो क्या होगा, जो स्ट्रेसेस की वैल्यूज है डिफरेंट लोकेशंस पे चेंज होती जाएगी। नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू चेंज जाएगी, शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। हाँ, कुछ लोगों को ये डाउट आ रहा होगा सर ट्रांसफॉर्म कर देंगे सर तो यहाँ पर अलग शेयर स्ट्रेस और यहाँ पर अलग शेयर स्ट्रेस आ सकता है क्या? बेटा नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्रेस अगर दोनों में स्ट्रेसेस अगर अलग आ गए, इस तरफ स्ट्रेस अलग आ गया, यानी यहाँ पर टाउ थीटा अलग होगा और यहाँ पर टाउ थीटा अलग होगा, ऐसा नहीं। यानी क्या बोलोगे, टाउ थीटा और टाउ 90 प्लस थीटा की अगर आप बात करते हो, है ना, यहाँ पर जो दोनों है तो दोनों क्या भाई, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो दे आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर एक क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा, ठीक है। तो ये याद रखना हमेशा। अगर आपको मन में डाउट आया, कई लोग के मन में आता है डाउट, मैं कई बार मैं ऐसे फील कर जाता हूँ कि मतलब आप तो आ गया होगा डाउट इतना देखने के बाद, है ना। तो ये हो गया आपके पास टाउ थीटा और जो टाउ
थीटा प्लस 90 डिग्री या 90 प्लस थीटा, जैसा भी बोलो, ये दोनों जो होते हैं मैग्नीट्यूड वाइज क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप इसको रोटेट करते जाओगे तो ऐसे एक कंडीशन आएगी जिस कंडीशन पे जो प्लेन्स हैं उस पे नॉर्मल, उसमें जो शियर स्ट्रेस है वो क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। तो ऐसा प्लेन मिल जाएगा, एक सर्टेन लोकेशन तक सर्च करने के बाद धीरे धीरे घुमा रहे हो, थीटा डिग्री घुमाते जा रहे हो, आपको एक सर्टेन थीटा की वैल्यू पे ऐसा कुछ दिखने को मिल जाएगा कि शियर स्ट्रेस 0 हो गया। सो एट अ सर्टेन ओरिएंटेशन ऑफ जो ओरिजिनल स्ट्रेस एलिमेंट, शियर स्ट्रेसेस विल बी 0। तो वो जो प्लेन होगा वो थीटा डिग्री पे मौजूद जो प्लेन है, तो एक थीटा डिग्री पे होगा तो दूसरा कहां पर होगा, थीटा प्लस 90 डिग्री पे या 90 प्लस थीटा, जैसा भी। तो आपको ऐसे प्लेन दिखेंगे जहां पर शियर स्ट्रेस क्या है, 0 है। अब जिस जगह पे शियर स्ट्रेस 0 है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन्स, प्रिंसिपल प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, और इसके ही हम लोगों को आगे बहुत ज्यादा नीड पड़ने वाला। तो अब देखते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस देखते हैं, स्ट्रेन आगे का पार्ट होगा। ठीक है, सो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की बात करेंगे। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या चीज है देखते हैं। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, ऐसे प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस 0 है। तो मैंने क्या बताया, जब आप स्ट्रेस को एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करते जाओगे, यानी कि जब थीटा की वैल्यू वेरी करते जाओगे, अलग अलग लोकेशन पे जाते जाओगे, तो एक ऐसी लोकेशन मिलेगी, एक ऐसा प्लेन मिलेगा, यानी कि एक नहीं ज्यादा मिलेंगे, एक ऐसे प्लेन होंगे बेसिकली, क्योंकि आपने देखा कि अभी तो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन आपको दिख गए। ठीक है, तो ऐसे प्लेन जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस 0 होगा उसको प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे, और प्रिंसिपल प्लेन में जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा होगा उसको बोलेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, सो प्रिंसिपल स्ट्रेस इज नथिंग बट द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन अ प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, सो प्रिंसिपल स्ट्रेस ओके इज प्रिंसिपल स्ट्रेस इज अ नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा एन की ही वैल्यू है। ठीक है, बट कहां पर, ऑन अ प्रिंसिपल प्लेन। अब ये प्रिंसिपल प्लेन क्या है बोला मैं, प्रिंसिपल प्लेन क्या है, सच प्लेन एट विच शियर स्ट्रेस इज 0। जहां शियर स्ट्रेस क्या है, शियर स्ट्रेस कितने आपके भाई 0 है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, आई बात समझ में। अब जैसे मैंने बोला कि किसी पर्टिकुलर थीटा डिग्री पर रोटेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, शियर स्ट्रेस जो है वो 0 मिल गया किसी पर्टिकुलर थीटा डिग्री पे। ठीक है, तो थीटा प्लस 90 डिग्री पे भी क्या हो गया, शियर स्ट्रेस ऑब्वियस सी बात है 0 हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने अभी भी आपको लिखाया है भाई कि अगर आपके पास किसी थीटा डिग्री पे आप गए तो वहां पर कोई शियर स्ट्रेस अगर मिला तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितने पे होगा, थीटा प्लस 90 डिग्री पे होगा। देखो यहाँ पर ये देखो, ये आपके पास थीटा है, ये थीटा प्लस 90, यानी कि थीटा यहाँ पर 0, तो थीटा प्लस 90 मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ शियर स्ट्रेस होता है तो दूसरा इसका कॉम्प्लीमेंट्री, या ऐसा उल्टा भी बोल सकते हो। तो थीटा और थीटा प्लस 90 डिग्री पे जो शियर स्ट्रेसेस मिल रहे हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होने वाला है। तो थीटा डिग्री पे अगर आपको कोई एक प्लेन मिल गया जहां पर शियर स्ट्रेस 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है जो थीटा प्लस 90 डिग्री पे जो प्लेन होगा उस पर भी तो शियर स्ट्रेस क्या होगा, 0 होगा ना। तो 2 प्लेन हो गए यहाँ पर। ठीक है, 2 प्लेन हो गए आपके पास, किसमें, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में। लेकिन आप एक चीज भूल गए अभी, अब क्या भूल गए, एक चीज कि आपने प्लेन स्ट्रेस कंडीशन ली हुई है। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन जब आपने ली हुई है तो आपको थोड़ा सा आपके दिमाग में चमकना चाहिए चीज, क्या भाई, जब आपने प्लेन स्ट्रेस कंडीशन ली हुई है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन जब आपने ली हुई है ये वाला है ना, तो यहां पर जेड फेस तो फ्री फ्रॉम स्ट्रेसेस है, तो वहां पर भी तो शियर स्ट्रेस 0 हो गया ना। तो जेड फेस है उस पे तो है ही शुरू से ही 0 है शियर स्ट्रेस। तो एक मिला आपको थीटा डिग्री पे, टाउ थीटा 0। अब क्योंकि टाउ थीटा 0 है दैट्स वाई आपको थीटा प्लस 90 डिग्री पे टाउ थीटा प्लस 90 भी क्या मिला, 0, क्योंकि दोनों तो बराबर होते हैं। प्लस जो हमारा यहाँ जो थर्ड फेस है, क्योंकि हम लोगों ने प्लेन स्ट्रेस कंडीशन ली है, ओके, फॉर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन हम लोगों ने यहाँ ले रखी है। तो उस कंडीशन में जो सिग्मा जेड है, टाउ जेड एक्स है, यानी कि जेड फेस में शियर स्ट्रेस भी क्या है, 0 है। देखो जेड फेस में ना तो एक्स डायरेक्शन में कोई शियर स्ट्रेस है ना तो वाई डायरेक्शन में कोई शियर स्ट्रेस है, सो जेड फेस हैज नो शियर स्ट्रेस।
दैट फेस हैज नो shear stress, कोई shear stress नहीं है, कोई shear stress नहीं है। सो एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये, तो टोटल कितने प्रिंसिपल प्लेन्स हो गए? 3 प्रिंसिपल प्लेन आप लोग को देखने को मिलेंगे इन जनरल। तो कभी भी आपको 3 प्रिंसिपल प्लेन देखने को मिलते हैं जिसमें 3 नॉर्मल स्ट्रेसेस आ रहे होंगे, यानी कि 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे किसी भी कंडीशन में, चाहे 3 डायमेंशनल हो, चाहे 2 डायमेंशनल हो, चाहे 1 डायमेंशनल। सो नंबर ऑफ प्रिंसिपल प्लेन इन जनरल कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक स्पेशल केस देखेंगे जहां पर इनफाइनाइट भी होते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स जो है वो इन जनरल कितने होते हैं आपके पास? 3 है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, नंबर ऑफ, यही लिख रहा हूं, प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल ओके प्लेन्स इज इक्वल टू कितना है भाई? इज इक्वल टू आपके पास है 3, ठीक है। इन जनरल एक स्पेशल केस आएगा जहां पर इनफाइनाइट भी होगा, हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग कंडीशन वहां पर आएगी, तब देखेंगे, है ना। चलो, तो ये हुआ आप लोगों के पास प्रिंसिपल स्ट्रेस की डेफिनेशन। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस पे हम लोग जब बात करते हैं तो हमको सबसे पहले तो नीड है किसकी? प्रिंसिपल प्लेन की। तो प्रिंसिपल प्लेन की जो लोकेशन है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं थीटा पी से। तो प्रिंसिपल प्लेन को रिप्रेजेंट करता हूं किससे? थीटा पी से। इसकी लोकेशन को थीटा पी से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है ना। थीटा पी निकालने का फॉर्मूला मैं निकाल सकता हूं डायरेक्टली, आपको बस लॉजिक बता देता हूं, फॉर्मूला देख लेना कैसे आएगा। हमने क्या बोला है कि शियर स्ट्रेस 0 होना चाहिए। तो जो शियर स्ट्रेस का इक्वेशन है किसी भी लोकेशन पे, तो किसी लोकेशन पे पहुंचे, किसी थीटा लोकेशन पे गए और टाउ 0 हो गया, तो उस थीटा लोकेशन के लिए टाउ के लिए 0 पुट कर दो, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से थीटा की वो वैल्यू आ जाएगी जिस वैल्यू पे टाउ 0 है ना। तो हम लोगों को हमारे प्रिंसिपल प्लेन की जो ओरिएंटेशन है उसका पता चल जाएगा, उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। सो लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन का फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, ओके, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन अगर आप देखते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास बेटा थीटा पी इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स ओके 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ये आपके पास हो गया वैल्यू, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू हो गई। नाउ ये जो वैल्यू है कहां से है याद रखना, ये हमारे जो रेफरेंस प्लेन है, जो भी हमने रेफरेंस लिया है सॉरी, ये फ्रॉम रेफरेंस प्लेन है, ठीक है। जो भी आप लोगों ने रेफरेंस प्लेन लिया, जिसको भी, अगर आप लोगों ने वर्टिकल कंसीडर किया तो वर्टिकल से है, और अगर आपने हॉरिजॉन्टल को कंसीडर किया है तो ये हॉरिजॉन्टल से है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से जो भी आपका रेफरेंस है उससे ये आपके प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन है ना। और देखने वाली बात है, जैसे कि मैंने वर्टिकल को इस तरह से रेफरेंस प्लेन लिया है, तो वर्टिकल से एक सर्टेन एंगल पर, ओके, वर्टिकल से एक सर्टेन एंगल पर जो है ये एलिमेंट को अगर मैं रोटेट करता हूँ यानी कि ट्रांसफॉर्म करता हूँ, दैट एंगल इज थीटा पी, तो मुझे क्या मिलते हैं? मुझे प्रिंसिपल प्लेन मिलते हैं। आई बात समझ में? तो 2 तरीके मैंने बताया, चाहे आप रोटेट कर दो एलिमेंट को, चाहे आप सेक्शन काट दो उस एंगल पे, आपको चीजें मिल जाएंगी। नाउ रोटेट करने और यानी कि ट्रांसफॉर्म करने और ऑब्लिक प्लेन काट देने में फर्क बस इतना है कि जब आप ऑब्लिक प्लेन काटोगे तो आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर फेस का, यानी कि सिर्फ थीटा डिग्री पे जो मौजूद है उसका आप लोगों को नॉर्मल स्ट्रेस मिल जाएगा। शियर स्ट्रेस तो दोनों फेस पे सेम रहने वाला है, लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस सिर्फ एक का मिल पाएगा। लेकिन जब आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लगाते हो, ठीक है, तो आपको उस केस में थीटा डिग्री एंड थीटा प्लस 90 डिग्री दोनों का आपको वैल्यू पता चल पाता है ना। तो देखना, तो मैंने बोला जैसे कि आपकी जो एलिमेंट था इसको आप अगर आप थीटा पी डिग्री पे ट्रांसफॉर्म करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? जो नेक्स्ट जो अब आपके प्लेन्स होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये ट्रांसफॉर्म होकर कहाँ चले गए? प्रिंसिपल लोकेशन पे चले गए, ये लो। तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग द एलिमेंट थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा पी, अब जो ये ओरिएंटेशंस हैं दे आर प्रिंसिपल प्लेन। अब ये जो फेस है, जो नया फेस मिला है, जो नया लोकेशन मिला मुझे, वो क्या है? अब आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल प्लेन है। तो ये जो एंगल है दिस इज थीटा पी एंड दिस क्या है? 90 प्लस थीटा पी या थीटा पी प्लस 90। तो ये जो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर फेसेस हैं, ये जो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर फेसेस हैं, दोनों पे जो शियर स्ट्रेस है वो क्या होगा? 0 होगा। तो थीटा पी यहां से एक मिल जाएगा आपको फ्रॉम रेफरेंस प्लेन, ठीक है, फ्रॉम रेफरेंस प्लेन आपको एक वैल्यू मिली, और इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर दूसरा प्लेन भी होगा, है ना। तो इसको मैं बोलता हूं थीटा पी 1, जो फर्स्ट मुझे मिला, यहां से जो फर्स्ट आंसर मिला उसको बोला थीटा पी 1, और इसको मैं बोला थीटा पी
थीटा पी टू, ठीक है, थीटा पी टू। तो थीटा पी वन प्लस 90 डिग्री दैट इज थीटा पी टू आप लोगों को। तो दो लोकेशंस आप लोगों को यहाँ पर मिल गई। तो दो प्रिंसिपल प्लेन आपको दिख रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला आप लोगों को दिख रहा है, और तीसरा जो कि जेड फेस है। तो तीन प्रिंसिपल प्लेन की वैल्यूज आपको मिल गई। तो जेड फेस तो बाय डिफॉल्ट आपका जो है प्रिंसिपल प्लेन है, क्योंकि उस पर शेयर स्ट्रेस 0 है। और यहाँ पर आपको दो मिल गया, एक थीटा पी वन पे और दूसरा थीटा पी टू पर। ना जो थीटा पी वन और थीटा पी टू की जो भी वैल्यूज होंगी, जो भी डिग्री में इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, उस वैल्यू को अगर आप लोग यूज करते हो अपने इक्वेशंस में, ठीक है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में, तो आप लोगों को जो नॉर्मल स्ट्रेस मिलेंगे यहाँ पर थीटा वन और थीटा पी टू के करस्पॉन्डिंग, वो होंगे आपके प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है। सो यूज दिस वैल्यूज इन दी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस। सो सिग्मा एन के इक्वेशन में इसको पुट कर दो, तो नॉर्मल स्ट्रेस एट थीटा पी वन एंड थीटा पी टू विल बी दी प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। सो नॉर्मल स्ट्रेस जो है आपके पास, नॉर्मल स्ट्रेस at theta p1 and theta p2 is principal stress, okay, is principal stress, okay, is principal stress। क्लियर बात है। तो जनरली जैसे हम लोग 1 या 2 यूज करेंगे, जनरली जब 1 या 2 यूज करते हैं तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पुट किया थीटा पी वन, तो मुझे एक वैल्यू मिली सिग्मा थीटा मुझे मिली एट थीटा पी वन। तो यहां से मुझे इक्वेशन मिला पूरा, इस इक्वेशन में मैंने वैल्यूज पुट करी, आंसर मिला एक पूरा मुझे। नाउ मैंने अगेन निकाला सिग्मा थीटा एट थीटा पी टू। तो यहां से मुझे एक वैल्यू मिली, है ना। अब इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू होगी दैट इज नोन एज द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, दैट इज नोन एज द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो लेट अस से ये वाली बड़ी आई, लेट अस से एज्यूम करिए, सॉल्व करने के बाद तो चेक किया जा सकता है, लेकिन लेट अस से ये बड़ी आई, तो उस कंडीशन में इसको बोलूंगा मैं कि ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, दिस इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। और इसके बाद इसको हम लोग जनरली बोल देते हैं कि ये मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जनरली इस चीज को प्रिफर नहीं करता हूं। मैं क्या करता हूं, प्रिफर ये बताता हूं। देखो क्या रहता है कि हमारे पास, मैंने बोला कि तीन प्रिंसिपल प्लेन्स हैं, एक तो थीटा पी वन, दूसरा थीटा पी टू पे और तीसरा जेड फेस, ठीक है। तो इस हिसाब से देखोगे तो एक आपका आ जाएगा यहां पर सिग्मा, ठीक है, एक सिग्मा आ जाएगा एट थीटा पी, ओके, एट थीटा पी वन, एक आ जाएगा सिग्मा थीटा आपका एट थीटा पी टू, और एक आ जाएगा सिग्मा जेड विच इज बाय डिफॉल्ट 0, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं देखा कि ये वाला जो वैल्यू है, लेट अस से ये 100 आ गया, ये आ गया मान लीजिए आपके पास 20, ऐसा ये आ गया आपके पास 20। तो उस कंडीशन में मिनिमम, क्या ये मिनिमम है? नहीं, ये मिनिमम नहीं है, मिनिमम ये है, 0 है। तो हम लोग इस कंडीशन में ये रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, तीन स्ट्रेसेस यूज करते हैं। तो सिग्मा 1 जो होता है दैट इज मेजर और यू कैन से मैक्सिमम, प्रिंसिपल स्ट्रेस, और जो सिग्मा 2 होता है दैट इज इंटरमीडिएट, बीच का कुछ है ना, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, और जो सिग्मा 3 है दैट इज योर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। नाउ इसको सेलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड वाइज और दूसरा होता है अलजेब्रिकल, यानी कि साइन का ध्यान रखते हुए, ठीक है। तो दोनों का अपना अपना रेलेवेंस है। मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करता हूं, और जब हम लोगों को नीड होती है एब्सोल्यूट टर्म एक्स निकालने की, जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको मोहर सर्कल वगैरह वाले लेक्चर में, तो वहां पर मैं जो अलजेब्रिक अप्रोच है उस पर जाऊंगा। ये दोनों अप्रोच क्या है वो वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास तीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हो गया, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन वाइज मैंने आपको चीजें बता दी। तो यहां से आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की जो वैल्यू है वो मिल जाती है इस तरह से, थीटा पी 1 पे, थीटा पी 2 पे, और जो तीसरा है वो तो 0 है ही, ठीक है। नाउ डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने का, ठीक है। सो ये होता है आप लोग पास सिग्मा 1 2, इसलिए लिख रहा हूं, देखना 1 जो है आपके पास दैट इज मैक्सिमम,
2 इंटरमीडिएट है और थर्ड जो है डेफिनेटली वो 0 है। हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला ऐसा भी इसको बोलते हैं, लेकिन ठीक है, वो अपनी जगह, उसका अपना एक पर्सपेक्टिव है, मेरा अपना एक पर्सपेक्टिव है। तो सिग्मा 1 2 जैसे मैं बोल रहा हूं, तो सिग्मा 1 तो आपका क्या होगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, लेकिन सिग्मा 2 को आप लोग मिनिमम बोलो तो भी ठीक, नहीं बोलो तो भी ठीक, क्योंकि मिनिमम अगर आप बोल रहे हो तो वो उस पर्टिकुलर प्लेन का है। यानी कि जैसे आपको ये जो लोडिंग दी हुई है इस तरह से, ये हो गया एक्स डायरेक्शन और ये हो गया वाई डायरेक्शन, है ना। तो आपने एक्स वाई प्लेन में लोडिंग दे रखी है, तो एक्स वाई प्लेन में एक मैक्सिमम मिल रहा है और दूसरा जो है सबसे जो कम मिल रहा है वो मिनिमम। लेकिन ओवरऑल जो आपको प्रॉब्लम है, जो ओवरऑल जो प्रॉब्लम है वो तो 3 डायरेक्शन में है ना, 3 डायरेक्शन में, भले तीसरे डायरेक्शन में सारी चीजें 0 हैं, लेकिन जो भी हम चीज लेंगे पतली से पतली ले लोगे, लेकिन 0 थिकनेस की तो नहीं हो सकती ना। तो दैट इज वाई हम लोग जब ओवरऑल बात करते हैं, एक कंप्लीट डिस्कशन जब करते हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास सिग्मा 1 आपका आएगा मैक्सिमम, सिग्मा 2 इंटरमीडिएट होगा और सिग्मा 3 जो है वो मिनिमम होगा। सिग्मा 3 भी इसको हम लोग हमेशा मिनिमम लिखते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू मिलती है। कई बार हो सकता है कि आपको यहाँ से जो वैल्यू आ रही हो वो एक्चुअली में मिनिमम हो, एक्चुअली में मिनिमम हो, बट लिखते हैं हम लोग हमेशा उसको सिग्मा 1 2 है। बाद में थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद समझ आता है कि किसी केस में बताऊंगा कौन से केस में जब इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों को मिनिमम यानी कि सिग्मा 3 की वैल्यू मिल रही होगी, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो सिग्मा 1 2 की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है इसका, दिस इज फॉर्मूला फॉर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, दिस इज फॉर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो यहां से डायरेक्टली आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस मिल जाता है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है, और इसी प्रॉब्लम का फायदा गेट एग्जाम में उठाया जाता है कि यहां से ना हमको ये पता नहीं चलता कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेस यहां पर हम लोग निकाल रहे हैं मैक्सिमम या मिनिमम, उसका ओरिएंटेशन क्या है। हम लोग सर्टेनली नहीं बोल सकते, हम लोग गैस कर सकते हैं, अंदाजा मार सकते हैं, और हो सकता है हमारा अंदाजा सही भी निकले, लेकिन हम लोग एकदम सर्टेनली नहीं बोल सकते। लेकिन जो मैंने आपको ये वाला अप्रोच बताया, इस फर्स्ट वाले अप्रोच में हम लोग किसी पर्टिकुलर थीटा के करस्पॉन्डिंग जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो बता सकते हैं। मैं बता सकता हूं कि थीटा P1 लोकेशन पे प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना है, थीटा P2 पे कितना है। तो इससे हम लोग सर्टेन है, इससे एकदम सर्टेन है हम लोग कि कौन सा लोकेशन पे मैक्सिमम है और कौन से लोकेशन मिनिमम है। लेकिन जब यहां से फाइंड आउट करूंगा तो मुझे मैग्नीट्यूड तो पता है कि मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, इंटरमीडिएट की क्या है, मैं निकाल लूंगा कि मिनिमम की क्या है, बट मैं एग्जैक्टली लोकेशन कहां पर है, कौन सा, अगर मैं आपको बता दूं अच्छा 2 लोकेशन है, थीटा P1 थीटा P2, अब बताओ कि इन दोनों में से कौन है, तो देख के आप नहीं बता पाओगे कि इन दोनों में से कौन सा वैल्यू जो है वो थीटा P1 पे लग रहा है और कौन सा थीटा P2 पे लग रहा है ना। सो थीटा P1 और 2 कंफर्म नहीं हो पाते यहां से, बट ये हमारे बहुत से कैलकुलेशंस में हेल्प करेगा। सो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की बात करते हैं, फॉर्मूला होता है इसका सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस माइनस रूट ओवर सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। एक बार प्लस लोगे, एक बार माइनस लोगे, तो एक बार सिग्मा 1 आएगा, एक बार सिग्मा 2 आएगा, ठीक है। और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जब बात करें तो याद रखना, ये जैसे कि मैंने यहाँ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई लिखा है, तो सारा जो का चर्चा चल रहा है ये एक्स वाई प्लेन का चल रहा है, सारा का सारा एक्स वाई प्लेन में चल रहा है कि 2 डायमेंशनल, ये सारा का सारा 2 डायमेंशनल में चल रहा है, ठीक है। सो ओनली एक्स और वाई प्लेन की बात किया। नाउ यहाँ पर मैं अगर मान लो कोई 3D प्रॉब्लम दे दिया जाए तो एक बार वाई जेड पुट करके, एक बार जेड एक्स पुट करके मैं सारी चीजें कैलकुलेट कर सकता हूँ। नाउ द प्रॉब्लम इज, अब इसको अगर मैं एक बार प्लस ले लूं, एक बार माइनस ले लूं और उसका जोड़ दूं तो क्या होगा, एक बार प्लस आएगा, एक बार यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और जोड़ दूंगा तो मुझे मिलेगा, एक बार सिग्मा 1 मिलेगा, दूसरे पर मिलेगा सिग्मा 2, दोनों को जोड़ दिया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, क्या आ जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, 2 बार आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। तो अगेन आप देख सकते हो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या है, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स पे लगने वाला प्रिंसिपल स्ट्रेस है ना भाई। एक थीटा P1 पे होगा, एक थीटा P2 पे होगा। लेट अस से कि ये थीटा P1 पे है, लेट अस से कि ये थीटा P2 पे है, उल्टा भी हो सकता था, वो तो चेक करने में पता चलता है, मैं बोला ना। तो थीटा P1 और थीटा P2 इस तरह से, तो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे लगने वाला नॉर्मल स्ट्रेस ही तो है ना ये बेसिकली। प्रिंसिपल स्ट्रेस बोल देने से क्या हो जाता है, नॉर्मल स्ट्रेस रहेगा ना, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्ट्रेसेस का 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेसेस का समेशन होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, मैंने बोला था थोड़ी देर पहले। तो देखो अगेन ये चीज आपको मिल रही था। अब इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो आप, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, सिग्मा थीटा प्लस सिग्मा 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। ओके, तो ये प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला हुआ। नाउ एक लोकेशन आपको ऐसा मिलेगा,
एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करते करते जिस लोकेशन पे जो शियर स्ट्रेस है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। सो प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात करते हैं, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो एक एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करते करते मैं ऐसी लोकेशन पे लेकर चले गया जहां पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है, तो उस लोकेशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं फाई से, और फाई होता है हाफ tan इनवर्स, ओके, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 टाउ एक्स वाई, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके आप लोग वो लोकेशन बता सकते हो जहां पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है। तो अगेन अगर आप लोग यहां पर फाई पे बोलते हो, एट फाई, ओके, एट थीटा इक्वल टू फाई, यानी कि थीटा क्या है, कोई ऑब्लिक प्लेन का लोकेशन है, यानी कि वो एंगल है जिससे मैं एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। तो अगर आपने थीटा घुमाते घुमाते किसी फाई वैल्यू तक लेके चले गए, फाई की कोई वैल्यू होगी, तो किसी फाई वैल्यू तक लेकर के चले गए, तो वहां पर आपको क्या मिल रहा है, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम मिल रहा है। सो एट थीटा इक्वल टू फाई, टाउ क्या बोला मैं, टाउ मैक्सिमम है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो ऐसा भी, दैट टाउ फाई इज इक्वल टू टाउ मैक्सिमम, ऐसा बोल सकते हो। टाउ फाई मींस शियर स्ट्रेस एट 5 डिग्री, 5 डिग्री पे मौजूद किसी लोकेशन पर शियर स्ट्रेस, ठीक है। ये हो गया। नाउ टाउ फाई इज इक्वल टू क्या होगा, टाउ फाई प्लस 90, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है क्या होगा, बराबर होगा, अगेन, है ना। तो जैसे कि आप एलिमेंट को ऐसा ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, इस तरह से एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप किसी 5 डिग्री पे इसको लेकर के चले गए, ठीक है, आप किसी 5 डिग्री पे इसको लेकर के चले गए 5 डिग्री पे, है ना। तो यहां पर शियर स्ट्रेस जो आएगा, ये जो शियर स्ट्रेस आएगा, तो दोनों फेसेस पे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों पे शियर स्ट्रेस आने वाले हैं। ये क्या है, यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस है, यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस है ये वाला, दिस इज टाउ फाई, और यहाँ जो शियर स्ट्रेस है वो क्या है, वो है टाउ फाई प्लस 90। और मैंने बताया दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर फेसेस पे इक्वल बट अपोजिट शियर स्ट्रेसेस लगते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस का कंसेप्ट, ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। आई बात समझ में। बट दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री है अगेन। तो यहां पर इसको बोल लीजिए आप लोग फाई 1, एक होगा आपके पास फाई 1, ठीक है। तो यहां से जैसे कि निकला फाई 1, तो ये कितना होगा भाई, ये हो जाएगा फाई 2, ठीक है। फाई 2 कितना हो जाएगा, फाई 2 हो जाएगा आपके पास फाई 1 प्लस 90, फाई 2 क्या हो जाएगा, सेम वही कंसेप्ट है ना। ये अगर फाई 1 लोकेशन है, फर्स्ट इस वाले प्लेन की, दूसरा प्लेन, दूसरा 2 प्लेन है ना भी, जहां पर आपके पास शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है, 2 प्लेन है ऐसे, एक ये रहा, ये यहां से आ गया मान लीजिए। अब दूसरा चाहिए हमको, तो दूसरा कहां पे होगा, इससे 90 डिग्री पे होगा, तो लिखा मैं फाई 2 इज इक्वल टू फाई 1 प्लस 90 डिग्री। देखो ये फाई 1 आया, तो फाई 1 प्लस 90 डिग्री करूंगा तो ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। दिस इज फाई 1 प्लस 90 डिग्री, दैट इज फाई 2, ओके। तो 2 प्लेन आपको मिल गया, दोनों प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, एक जगह क्लॉकवाइज लग रहा होगा तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज लग रहा होगा, वो तो कैलकुलेट करने पे ही पता चलेगा, ठीक है। सो अगर मैं इफ वी पुट थीटा इक्वल टू फाई इन कौन सा इक्वेशन भाई, टाउ का इक्वेशन क्या होता है, टाउ थीटा, और सिंपली टाउ का इक्वेशन दैट इज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ओके, साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। इस इक्वेशन में बेटा फाई की जगह, थीटा की जगह फाई पुट कर दो, जो भी वैल्यू आएगी फाई की, इस इक्वेशन से जो फाई की वैल्यू आ रही है उसको यहां पुट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहां मिल जाएगा आप लोगों को, यहां से मिल जाएगा आपको टाउ फाई और सिंपली टाउ मैक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। टाउ मैक्स आप लोग को मिल जाएगा। दूसरा तरीका इसको फाइंड आउट करने का डायरेक्टली, ठीक है, एक और तरीके से इसको फाइंड आउट किया जा सकता है, जो टाउ मैक्स है आपके पास दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ये आपके पास होता है टाउ मैक्स। नाउ दिस टाउ मैक्स इज फॉर एक्स वाई प्लेन, है ना। हियर ऑल्सो आप जो यहाँ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सब देख रहे हो आप लोग, सो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो फॉर अ सिंगल प्लेन दैट इज एक्स वाई प्लेन। तो यहां से जो आप लोग को टाउ मैक्स मिल रहा है वो एक्स वाई प्लेन में जो आपको लोडिंग डायग्राम दे रखा है ना, इस तरह से आपको कोई एग्जाम में इस तरह से डायग्राम दे रखा होगा, ओरिजिनल स्ट्रेस एलिमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, ओरिजिनल स्ट्रेस एलिमेंट जो एग्जाम में दे रखा होगा,
ये, तो ये हो गया एक्स डायरेक्शन, ये हो गया आपके पास वाई डायरेक्शन। तो जो लोडिंग दे रखी है आपको 2 डायमेंशनल लोडिंग इन जो आपके पास प्लेन स्ट्रेस कंडीशंस दे रखी हैं, कौन से प्लेन में है? प्लेन स्ट्रेस कंडीशन तो है, कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में है। तो ये जो आपने शेयर स्ट्रेस निकाला ये है तो मैक्सिमम, लेकिन क्या है? ये एक्स वाई प्लेन का है। ऐसी एक मैक्सिमम और मिल सकता है अगर आप लोग वाई जेड की बात करो, वाई जेड प्लेन में जाओगे तो ऐसी एक और मैक्सिमम मिल सकता है अगर आप लोग जेड एक्स पे बात करो। तो उसके लिए क्या करना होगा? एक्स वाई की बात करते हैं तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई आ रहा है। जब आप वाई जेड की बात करो तो सिग्मा वाई सिग्मा जेड आ जाएगा, है ना, यहाँ टाउ वाई जेड आ जाएगा। यहाँ जेड एक्स की बात करो सिग्मा जेड सिग्मा एक्स टाउ एक्स जेड, ऐसा है ना। तो ऐसे कर करके हर एक प्लेन के लिए शियर स्ट्रेस निकाला जा सकता है। अब ये सभी अपने अपने गली के शेयर हैं। सिग्मा एक्स ये एक्स वाई प्लेन के लिए मैक्सिमम हो गया, ऐसी एक वाई जेड के लिए आ जाएगा, एक वैसी जेड एक्स के लिए आ जाएगा। तो ये सभी अपने अपने प्लेन के एक्स वाई जेड और जेड एक्स तीनों प्लेन्स के सभी अपने अपने प्लेन्स के यानी कि एक्स वाई जेड और जेड एक्स के मैक्सिमम स्ट्रेसेस की वैल्यूज है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस की वैल्यूज है। सो दिस इज नोन एज इन प्लेन टाउ मैक्स या इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, कि ये जो है ये एक्स वाई प्लेन का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। दिस शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन एक्स वाई प्लेन, दिस इज इन एक्स वाई प्लेन, टाउ मैक्स इन एक्स वाई प्लेन। तो ये मैक्सिमम है लेकिन इन प्लेन, मैक्सिमम है लेकिन इन प्लेन, इन अ पर्टिकुलर प्लेन। एक्स वाई में मैक्सिमम है, वाई जेड में कुछ और मैक्सिमम हो सकता है, जेड एक्स में कुछ और होगा, ठीक है। तो बस वही बात है। तो ये है आपके पास इन प्लेन टाउ मैक्स, इन प्लेन टाउ मैक्स। तो ये भी जो है दिस इज नोन एज इन प्लेन टाउ मैक्स, इन प्लेन टाउ मैक्स। तो ठीक है, तो इसको लिखूंगा टाउ मैक्स यहां पर, ऐसा नीचे लिख दो इन प्लेन। अब तीनों में से बोला ना सब अपने अपने गली के शेयर हैं अभी, अब तीनों में से कोई एक होगा जो सबसे बड़ा होगा। तीन मिल गया ना आपको मिला ऐसा टाउ मैक्स मिला आपको, टाउ मैक्स इन प्लेन मिला आपको, है ना, एक मिला आपको एक्स वाई के लिए, ठीक है। फिर ऐसा ही आपको मिला, ऐसा ही टाउ मैक्स इन प्लेन मिला कहाँ आपको वाई जेड के लिए, ऐसे ही टाउ मैक्स मिला आपको इन प्लेन किसके लिए मिला भाई? आपको मिला जेड एक्स के लिए, ठीक है। अब इनमें से सब ये सब क्या अपने अपने गली के शेयर हैं, इनमें से कोई एक सबसे बड़ा होगा। लेट अस से ये सबसे बड़ा है, लेट अस से ऐसा है, लेट अस से एज्यूम किया मैंने, जस्ट सॉल्व करने पे वैल्यू आती है। मान लो ऐसा कुछ आ गया हमारे सामने कि ये सबसे बड़ा मिला, फिर उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, तो इसको बोलते हैं भाई महाराजा। ये राजा है इन लोग, ये महाराजा है, ठीक है। तो ये है आपके पास एब्सोल्यूट टाउ मैक्स, ठीक है, यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो ये एब्सोल्यूटली सबसे बड़ा स्ट्रेस है, सभी में हाईएस्ट। तो इसको लिखेंगे ऐसे टाउ मैक्स एब्सोल्यूट, ऐसा टाउ मैक्स एब्सोल्यूट, ठीक है। नाउ टाउ मैक्स एब्सोल्यूट कैसे निकालते हैं? या तो आप लंबा रास्ता पकड़ो, सबको निकालो, कंपेयर करो, या तो मैं जो डायरेक्टली बता रहा हूं उसको शॉर्टकट को करो। शॉर्टकट ये है कि आप ये फॉर्मूला यूज करो, मॉड ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2। ये आपके पास मैक्सिमम और ये मिनिमम है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है। बट द थिंग इज यहां पर ये जो है दिस इज अल्जेब्रिकली हाईएस्ट, बहुत मोटा पेन चल रहा है, इसको पतला किया जाए, ठीक है। दिस इज अल्जेब्रिकली, ठीक है, अल्जेब्रिकली हाईएस्ट और अल्जेब्रिकली हाईएस्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ये आपके पास क्या है? अल्जेब्रिकली लोएस्ट, है ना। तो अल्जेब्रिकली मैक्सिमम और मिनिमम भी ऐसा बोल सकते हो, अल्जेब्रिकली मैक्सिमम और मिनिमम। अब ये अल्जेब्रिकली क्या चीज होता है? मैंने बताया ना दो अप्रोच होते हैं, बोला था मैं, एक में मैग्नीट्यूड के हिसाब से चलो और दूसरे में होता है कि आप डायरेक्शंस भी कंसिडर करो। तो जैसे कि अब मैं आपके सामने वैल्यू लिखा, जैसे कि मैं लिखा 100 माइनस 80 और एक हो गया 0, तो ये क्या बन गया भाई? ये है बेसिकली एक प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, है ना, ये हो गया प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। अब मैग्नीट्यूड वाइज जाओ, अगर आप लोग मैग्नीट्यूड वाइज जाओ तो मैं ले लिया मैग्नीट्यूड के हिसाब से ये सबसे बड़ा, ठीक है, सिग्मा। सिर्फ मैग्नीट्यूड देखो, निगेटिविटी को ध्यान नहीं देना है। तो अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अभी मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड वाइज। तो यहाँ पर जस्ट बात कर रहा हूँ
मैग्नीट्यूड वाइज। तो इसको सिग्मा 1 ले लिया, ये सिग्मा 2 हो गया, ऐसी है इसका मैग्नीट्यूड, और ये सबसे छोटा तो ये मैग्नीट्यूड वाइज सिग्मा 3 ले लिया। ठीक है, दूसरा अप्रोच होता है अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली जब मैं लेता हूं तो मैथमेटिक्स में हम जानते हैं भाई नंबर सिस्टम, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो बड़ी होगी, जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो छोटी होगी। नेगेटिव सिंबल के बाद जितना बड़ा न्यूमेरिक होगा वो नंबर उतना छोटा होगा, है ना। तो जैसे मैं लिखता हूं, अब मैं बोलूं कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो जब मैं अलजेब्रिकली बात करूंगा हमारे स्कूल लेवल मैथमेटिक्स की, तो भाई 100 तो सबसे बड़ा है, नो डाउट। ठीक है, फिर 100 के बाद सब कौन है, -80 या 0, तो भाई 0, -80 तो 0 से भी छोटा है। नेगेटिव जो होता है वो नेगेटिव जो होता है वो 0 से छोटा होता है ना। तो 0 से छोटा -80 ये। तो अब ये हो गया आपके पास मैक्सिमम, ये हो गया बीच वाला सिग्मा 2, और ये हो गया आपके पास मिनिमम सिग्मा 3। तो अब आप क्या करोगे, अगर आपको पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 आ गया, तो आप क्या करोगे, अब इसमें से अलजेब्रिकली चूज करो कौन बड़ा है कौन छोटा है, और अलजेब्रिकली चूज करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसको यहां पुट कर दो। तो जैसे मैं एग्जांपल जो दिया है ना, उसको अगर मैं यहां देखूं तो 100 आया -80, तो हो जाएगा +80 डिवाइड बाई 2, हो जाएगा 180/2, दैट इज 90 यूनिट, जो भी होगा पास्कल, मेगा पास्कल वगैरह वगैरह। तो ये आपका एब्सोल्यूट टॉमेक्स निकालने का तरीका है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है उसको फाइंड आउट कर सकते हो, जो आप लोगों का नॉर्मल स्ट्रेस है, जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है, उसको आप लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, एंड दिस इज कंप्लीट, दिस इज द एनालिटिकल अप्रोच, तो मेजरली हम लोग इन्हीं सब चीजों पे बात करते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग इन्हीं सब चीजों पे बात करते हैं। नाउ किसी भी पर्टिकुलर ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस आया और आपके पास शियर स्ट्रेस भी आया। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर प्लेन में आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस भी आया और आपके पास शियर स्ट्रेस भी आया। ठीक है, सो उनका, जैसे कि ये आपके पास प्लेन में बोला, ठीक है, ये जो प्लेन है इस पे एक नॉर्मल स्ट्रेस आया सिग्मा n, और एक आपके पास आया इस तरह से आपके पास आया शियर स्ट्रेस टाउ, है ना, इस तरह से। ठीक है, सो इन दोनों का एक रिजल्टेंट भी तो हो सकता है ना, इन दोनों का एक रिजल्टेंट स्ट्रेस हो सकता है, ऐसा सिग्मा आर क्या आपके पास रिजल्टेंट स्ट्रेस। ठीक है, रिजल्टेंट स्ट्रेस। सो रिजल्टेंट स्ट्रेस कैसे निकाल सकता हूं, इस तरह से सिंपल, जो पैरेललोग्राम लॉ है उससे मैं रिजल्टेंट निकाल सकता हूं। ठीक है, ये हो गया आपके पास। सो ये जो इसकी एंगल है, यहां से सिग्मा एन से जो इसका एंगल है, जो नॉर्मल से जो इसका एंगल है, इसको बोलते हैं बीटा, विच इज द एंगल फ्रॉम द नॉर्मल स्ट्रेस। बीटा इज मेजर्ड, कहां से नाप रहा हूं मैं, इज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल टू द प्लेन। तो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन मैं ले रहा हूं वो कहां से ले रहा हूं, हॉरिजॉन्टल से नहीं ले रहा हूं मैं, वर्टिकल, यानी कि जो नॉर्मल डायरेक्शन है प्लेन का उससे ले रहा हूं। सो फ्रॉम नॉर्मल टू द प्लेन में मेजर कर रहा हूं, और इस बीटा को बोलते हैं हम लोग ऑब्लिक्विटी बोलते हैं। तो ऑब्लिक्विटी क्या है, दिस इज द एंगल और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, यू कैन से डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन से जो इसका एंगल रिजल्टेंट का, दैट इज ऑब्लिक्विटी। ठीक है, सो सिग्मा आर जो है सिंपली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं रिजल्टेंट के फॉर्मूले से, ये हो जाएगा सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। ठीक है, और अगर ऐसा लिखूं तो सिग्मा थीटा स्क्वायर प्लस टाउ थीटा स्क्वायर, इस तरह से ये होगा आपके पास रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट स्ट्रेस। नाउ इसका जो एंगल है, ठीक है, ये हो गया आपके पास, दिस इज बीटा, ये हो गया टाउ। ओके, सो आप लिख सकते हो यहां से बीटा निकालने के लिए tan बीटा इज इक्वल टू टाउ, और टाउ थीटा बोल सकते हो, डिवाइड बाय सिग्मा एन और सिग्मा थीटा, इस तरह से। तो इस तरह से आप लोग ऑब्लिक्विटी जो है, यानी कि जो रिजल्टेंट स्ट्रेस का जो डायरेक्शन है उसको भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज द कंप्लीट डिस्कशन अबाउट द एनालिटिकल मेथड। जो साइन कन्वेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोग को पूरा बताया यहाँ पर क्या क्या चीजें आप लोग के लिए यूजफुल है, किन की चीजों का आप लोग को ख्याल रखना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो ग्राफिकल अप्रोच है बेटा इसका। तो कैसा लगा लेक्चर आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, मैंने काफी डिटेल यहाँ पर डिस्कशन किया है। ठीक है, एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।